देखिए यार, इस सवाल को अगर आप डिटेल करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय खराब कर देंगे, क्योंकि डिटेल होगा तो ये √2x+9 तो यहीं रह जाएगा, है ना? और ये आ जाएगा 13 - x। अब दोनों साइड आपको होल स्क्वायर टेकना होगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 2x+9 और यहाँ आ जाएगा 13 का वर्ग 169 प्लस एक्स स्क्वायर 13×2 = 26x। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वायर 26 और 2 28x और माइनस प्लस में 160 आ जाएगा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इसके रूट आपको निकालने, तो आप कहेंगे ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें 160 आए, जोड़े घटाए मतलब जोड़े तो 28। तो आपको कहोगे सीधा दिखाई दे रहा है 20 और 8, -20 -8 जोड़ा 28 और गुना का 160, तो आंसर में +20 +8 आ जाएगा और वो हमारा ऑप्शन बी। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है इस सवाल को समझने का, जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से आपको दिमाग ऑप्शन में ही दौड़ाना था। यहाँ 8 दे रखा और यहाँ 2 दे रखा। देखो यार, 2 दूनी 4, 4 और 9 13। 13 तो अपने आप में वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करके देगा। 13 का तो रूट आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर 13 का रूट नहीं निकाल पाएंगे तो ये तय है कि ये आंसर नहीं होगा। 8 और चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 और 9 25 और ये 8 है। 25 का वर्गमूल 5, 5 और 8 13। यानी जो भी आंसर होगा ना उसमें हर हाल में 8 तो इस्तेमाल किया गया होगा। अब 8 कहां कहां इस्तेमाल हो रखा है? यहां पे हो रखा है और यहां पे हो रखा है, तो ये आंसर वैसे भी नहीं होगा। अब यहां 8 इस्तेमाल हो रखा है तो मैं 6 ले लेता हूं। 6 दूनी 12, 12 और 9 21, 21 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये आंसर हट गया, तो बचा ऑप्शन बी। अब 20 चेक करना चाहें तो 20 दूनी 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल +- 7 आया और यहां आया 20। तो देखो अगर मैं -7 ले लूंगा तो 20 में 7 गया 13, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में समझिए। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यार देखो, जो भी रेडियस होगी उसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि जो रेडियस होगी वही वर्ग की भुजा होगी, तो आंसर जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 का मल्टीपल हो। मान लेते हैं रेडियस ऐसी आ गई कि बटे में 2 आ गया या बटे में कुछ आ गया, तो या बटे में ही 4 आ गया तो 4 कट जाएगा। लेकिन फिर भी महज तुक्केबाजी लगानी हो और आपके पास समय ना हो तो 4 का मल्टीपल देख के आगे बढ़ जाइए, वहां चांसेस हैं कि आंसर होने के, लेकिन 100% नहीं। दूसरा तरीका ये कि आपको एक स्टैंडर्ड रेशियो पता है कि अगर रेडियस, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर और एरिया, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड डाटा लिखवाया है कि रेडियस 7 हो तो सरकमफ्रेंस 44 होती है तो एरिया 154 होता है। ये एक ऐसा रेशियो बनाया हुआ है जिस रेशियो के आधार पर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो सरकमफ्रेंस 44 नहीं दे रखी, 88/7 रखी, तो ये बेसिकली 44 का डबल है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 2/7 आई। भाई 44 यूनिट 88/7 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/7, तो 7 यूनिट की वैल्यू गुना करोगे तो रेडियस आ गई 2। रेडियस 2 आ गई तो 4 दूनी 8, तो आंसर एक्चुअल में ये 8 आ रहा है। देखिए यार, सवाल ने ये कहा कि भाई ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन के रूट हैं ए और बी। तो आप कहें यार ए और बी की वैल्यू निकाल के बताइए। तो सबसे पहली चीज तो ये जो आपको सबको समझनी चाहिए, वो यहां पे ये देखनी चाहिए कि यार ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 12 और जोड़े घटाएं तो 7, तो आप कहेंगे 4 और 3, 4 3 7, 4 3 12। ये तो आई उसकी वैल्यू, क्या बोलते हैं, रूट उसकी फैक्टर की वैल्यू। रूट निकालेंगे तो +4 +3, +4 +3। आपने कहा ठीक है, तो ऊपर करें 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64 और 27 को जोड़ेंगे 7 4 11, 6 2 8 1 9 91 आया। नीचे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 और 1 26, तो नीचे आया 26। 13 दूनी 26, 13 7 91, 7/2 यानी 3.5, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने ये कहा कि कोई व्यापारी है और उसने जो आर्टिकल है उसके ऊपर जो मार्क किया हुआ है प्राइस, वो उसकी कॉस्ट से 1 सही 2/5 गुना मार्क किया हुआ है। तो 5 के 5 और 2 7/5 मार्क किया हुआ है। मतलब ये है कि अगर सीपी 5 है तो सवाल कह रहा है कि भैया मार्क जो करेंगे 7 यूनिट करेंगे। जबकि अगली लाइन जो उसने बोली है वो ये बोली है कि भैया सोल्ड जो किया उसने 17/20 किया मार्क प्राइस का, यानी मार्क प्राइस जो भी होगा उसका 17/20 पे उसने, तो मार्क प्राइस था 7, तो इसके 17/20 पे उसने सोल्ड कर दिया, यानी सोल्ड कर दिया इतने में। तो कहता प्रॉफिट बताओ। तो भाई थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, ये था सीपी और ये आ गया अब आपका एसपी। ये सीपी था, ये बन गया एसपी। रेशियो निकालेंगे तो 20 से क्रॉस गुना करेंगे, 20 5 100 और यहाँ 17 7 119, दिखाई देगा यार 19 ज्यादा में बेच रहे हैं, 19% प्रॉफिट हुआ।
देखिए यार सवाल क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम, यानी जो पैसा है ना वो निर्धारित है एक निश्चित राशि पर 5.5% की रेट से 18 महीने का ब्याज और 6% की रेट से 14 महीने का ब्याज, इनमें जो अंतर दे रखा है वो 62.50 दे रखा है। बड़ा ही आसान तरीके से करिए, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है। अब आप ये देखिए भाई 5.5% की रेट से 18 महीने, 18 महीने में साल कितने हो गए, तो आप कहेंगे 18 महीने में जो साल हो गए सर वो हो गए 1.5 साल, यानी 3/2 साल, तो इतना ब्याज बना। दूसरे केस में 6% की रेट से 14 महीने, 14 महीने के साल बनाएंगे तो 14/12 साल, तो इतना ब्याज यहां बनेगा, इतना ब्याज यहां बनेगा, तो कैलकुलेट कर लो यार, 5×3 = 15, 16.5/2, इतना ब्याज तो बना यहां। और यहां कितना बना, 6×2 = 12, 2×7 = 14, ₹7 ब्याज बना यहां। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये पहले वाला इंटरेस्ट दूसरे से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे यार 7×2 = 14, 16.5 से 14 गया तो 2.5/2, तो इतने यूनिट इंटरेस्ट ज्यादा, और यही वैल्यू जो है वो आपको 62.5 दे रखी है। आपने कहा ठीक है यार, देखो यार भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बटे करेंगे, तो पॉइंट से तो पॉइंट कटा, 25 से काटने जाओगे तो 25×2 = 50, बचा 12, 25×5 = 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल परसेंटेज था तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 5000, बात खत्म। ऑप्शन सी। देखिए अगर आप अभी भी इस सवाल को नहीं समझ पाए तो अगर हम इसे डिटेल में करने जाएं तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि भैया प्रिंसिपल पी ही रुपए था, है ना, तो पी ही रुपए प्रिंसिपल पे हम प्रिंसिपल को 100 रुपए मान लेते हैं, तो 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 5.5 रुपए बना, परसेंटेज में 5.5 बना, तो 18 महीने का कितना बना गुना, बटे कर दो 12, ये बन गया 7। इसी 100 रुपए पे अब रेट हो गई 6%, तो 1 साल का ब्याज कितना बना 6, तो 14 महीने का कितना बना 14/12। अब कैलकुलेट करोगे तो देखो 18×5 = 90, 18×5 = 90 और 9 = 99, तो यहां बनना ब्याज 99, और यहां 14×6 = 84 और बटे 12 है ही, तो 99 में 84 घटाएंगे तो बचा 15/12 ब्याज बना, यानी जो डिफरेंस आया वो 15/12 यूनिट बना, जबकि दे रखा है 62.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 100 से गुना कर देंगे, वो आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने 3/2 किया, आपको अगर फ्रैक्शन में दिक्कत है तो बटे 12 ही रखो दोनों केसेज में। अब देखिए यार इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये बोल रहा है यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना भाई। कह रहा है एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वे कुल समय के 1/3 समय, 1/3 समय मतलब 1/3 घंटा, भाई 1/3 मतलब 1/3 टाइम में, यानी 1/3 घंटे में 1/4 दूरी तय करता है, तो 8 का 1/4 कितना हो गया, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब सवाल में कह रहा है तो शेष समय में, तो शेष समय कितना बचा, 2/3 घंटे, भाई 1/3 घंटे हो गया तो बचा 2/3 घंटे में। कहता है कि शेष दूरी चलनी है, तो 8 में से 2 चल दी तो बची कितनी, 6 किलोमीटर, तो कह रहा है कितना समय मतलब उसकी चाल क्या होगी, यही पूछा है ना। तो देखो यार 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 3×3 = 9, तो आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए। देखिए दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई x+1/x की वैल्यू k है, तो आप मुझे बताइए x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, k³ -3k, k³ -3k, ये हमें पता ही। अब मैं यहां से अगर स्क्वायर पे आ जाऊं, a⁻² + 1/a⁻², तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 जोड़ के रूट, यानी 6 है। अब अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे आप, तो आप एक पॉइंट समझ पाएंगे कि इसको हम जो है ना, इसको x+1/x ले लें और ये k हो ही गया, तो क्यूब करेंगे तो a⁻6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 6 का क्यूब 216 -6 × 18 198, है ना। तो ये समझने का फेर है कि हम कैसे समझते हैं सवाल को। देखिए यार स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई a³ + b³ + c³ -3abc, इसका एक फार्मूला होता है जी a + b + c पूरी बड़ी ब्रैकेट a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca, और यहां पे ये फार्मूला सभी बच्चों को पता है भाई। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू रखनी है। देखिए a + b + c की वैल्यू 6 है, तो 6 रख दी बड़ी ब्रैकेट, यहाँ 6 का वर्ग करेंगे 36 आया, और ए बी + bc + ca की वैल्यू क्या, -2, तो -2 को 3 से करेंगे +6 आया, तो 36 और 6 42 आया।
42 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 6 चौक 24 और 1 25, 252। यूनिट डिजिट से इसलिए नहीं गया क्योंकि दो जगह 2 था, तो ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया। अब चाहें तो इस सवाल में वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते थे। आपके पास ये पता है कि यार 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो किसी एक को जीरो कर सकते हैं, किसी एक को जीरो कर सकते हैं। तो अगर मैं उस नज़र से दौड़ाता तो फिर मैं ऐसे देख सकता था सवाल को कि यार मैं सी को जीरो कर लेता हूं, तो ये जीरो हो गया, यहाँ ये जीरो हो गया, ये जीरो, क्योंकि सी जीरो लेने से हो गया। अब हमें ए और बी के ऐसे दो नंबर ढूंढने देने, जोड़े तो 6 आए, लेकिन ए और बी को गुना करें तो -2 आए। तो हमें पता है कोई एक नंबर हमें माइनस में लेना होगा, कोई एक नंबर हमें माइनस में लेना होगा। देखिए दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें कि भाई हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, यानी इक्वेशन कुल मिला के 2 हैं, वेरिएबल ए बी सी 3 है, तो हमें कोई वैल्यू रखनी है, तो एक वेरिएबल को हम जीरो कर सकते हैं, तो सी को जीरो ले लेते हैं। सी को जीरो लेने से क्या होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो हम a प्लस बी की वैल्यू 6 है और a इंटू बी की वैल्यू -2 है। मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें जोड़े तो 6 और गुना करे तो -2। अब दिक्कत ये है कि a इंटू बी -2 है, तो ये नंबर थोड़ा छोटा आ गया, तो मल्टीप्लाई में सेटिंग बैठाना एट रैंडम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर आप क्या कर लेना कि a प्लस बी की वैल्यू 6, तो यहां क्यूब का फार्मूला लगा देना, तो आपको a क्यूब और b क्यूब चाहिए क्योंकि c तो जीरो हो गया, तो फिर से यहां क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मेरी नजर में यह है कि अगर आपको ये फार्मूले के टिप्स पे याद हैं तो आपको डायरेक्ट इस पे जाना चाहिए और किसी जगह घूमने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मूले इकट्ठे मत करिए, मेरी एक फार्मूला बुक करके आती है, उस फार्मूला बुक को परचेज कर लीजिए, उसके अंदर सारे फार्मूले। देखिए दोस्त सवाल में क्या कह रहा है, एक टंकी है उसे 4 घंटे में तीनों पाइप मिलके भर देते हैं ABC। अब आगे कह रहा है पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप B एंड पाइप B इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप A, यानी इनकी एफिशिएंसी दे रहा है A B C। कह रहा है कि जो B है वो A से डबल है, यानी A की डबल है तो B की 2 होगी, और C जो है वो B से डबल है, यानी इसकी 4 होगी। एफिशिएंसी उसने हमें दे दी। अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि यार पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यार सारे मिल जाए तो 1 और 2 3 और 4 7, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 7, और कह रहा है 4 घंटे में टंकी भर देते हैं, यानी टोटल काम हो गया 28। अब कह रहा है अगर ए इसे भरे तो ए की एफिशिएंसी 1 तो 28 यूनिट, 28 घंटे लगेंगे, ऑप्शन डी। भाई ग्रुप डी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों को आप 1 सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं, बस डिटेल मत करने जाना। सवाल ने कहा वो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर वो जो नंबर है वो 3 से 4 से 5 से 6 से भाग हो जाए, 3 4 5 6 से भाग हो जाए। जैसे ही आप 5 देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब अंतिम अंक या तो 0 बने या 5 बने। अब एक बात बताइए, यहां अंतिम अंक क्या है दोस्त, तो आप कहेंगे सर अंतिम अंक है 8। 8 में मैं क्या जोड़ू कि 5 या 0 बन जाए, तो आप कहेंगे या तो 2 जोड़ो या 7। अगर 8 में 2 जोड़ा तो 0 बन जाएगा, और 8 में 7 जोड़ा तो 5। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 7 होगा। अब भैया ये 4 है नहीं होगा, 8 है नहीं है, या तो 2 होगा या 7 होगा, ये दोनों। अब तय हुआ कि या तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी होगा या फिर मेरा ऑप्शन डी होगा। साथ में उसने एक चीज ये कही कि भाई जो भी आंसर होगा वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब यार 4 से भाग होने का नियम है अंतिम 2 अंक, तो 88 तो 4 से भाग हो ही रहा है, तो इसके अंदर जो चीज जोड़े वो भी 4 से भाग होनी चाहिए। 42 4 से भाग होता है नहीं, तो बचा 32, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 32 ही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। अब हम चाहें तो 3 का भी चेक कर सकते हैं और उससे भी चल सकते हैं, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो बहुत आसानी से आंसर देगा। भाई रेलवे सवाल पूछ रहा है और बच्चे उलझे पड़े हैं कैलकुलेशन में, तभी कहता हूं सही जगह पढ़िए, एक बार पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि भाई एक घनाभागार कमरा है, क्यूबोइडिकल शेप का कमरा है, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई भी दे दी। अब कहता है कि 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करना है। तो बताइए लागत क्या होगी। हर एक बच्चा जानता है कि मुझे पहले इनका एरिया निकालना पड़ेगा, दीवारों का चारों का एरिया निकालना पड़ेगा और फिर छत का, सबको जोड़ के टोटल एरिया निकालना पड़ेगा जिसपे पेंट होना है, और जो आंसर आएगा उसे 40 से गुना करना होगा, ये मेरा आंसर होगा। मुझे ये बात पता है कि एरिया बटे में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें बटे तो कुछ होता ही नहीं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में।
तो आंसर जो भी होगा वो 40 का मल्टीपल होगा। 40 के मल्टीपल का मतलब है कि 4 का भी मल्टीपल होगा और 10 का वही होगा जिसका अंतिम अंक 0 है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इन दोनों में आंसर होगा। अब आंसर 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो 4 का मल्टीपल नहीं, अंतिम 2 अंक भाग नहीं जा रहे, तो बचा ऑप्शन बी। देखिए, जब तक आप ऑप्शन से लड़ना नहीं सीखेंगे आप टाइम पे पेपर नहीं कर पाएंगे। जरूरी है टाइम से इन्हें सीखना। अगर डिटेल करना हो तो हमें पता है कि पहले चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। भैया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और छत का जो एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 15 और 17 32, तो 2 गुना 32। हाइट कितनी दे रखी है जी 21, और ये दे रखी है 15 और 17। इन सबको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद 40 से गुना करेंगे। ये हो गया भैया छत का क्षेत्रफल, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मेरे भाई सवाल में पूछा मध्यिका ज्ञात करिए। बच्चे क्या होते हैं फार्मूला याद करने में लगे रहेंगे, फार्मूला लिखेंगे तब सोल्व करेंगे। यूनिक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इनका जोड़ करते हैं। 2 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50। फिर जो जोड़ आया उसका आधा करो, तो 50 का आधा करोगे 25। इसका मतलब जो मीडियन होगी ना वो 25 वाली क्लास में होगी। अब 25 कहां आता है, 22 में तो नहीं आता, 32 में आता है, तो 25 यहां रखो। अब ये तय है मेरा आंसर कि मेरा जो भी आंसर होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा, लेकिन सारे ऑप्शन 40-50 के बीच में। अब क्या करना होता है, अब मेरे बच्चों हमें ये देखना होता है कि जो ये 25 है ये 22 से कितना बड़ा है 3, और ये जो 25 है ये 32 से कितना छोटा है। तो आप कहेंगे सर 25 और 32 में डिफरेंस आया 7। तो अब आपको क्या करना है कि मेरे भाई 40 और 50 के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना आया 10। 10 को आप बांट दीजिए 3 और 7 में, तो 3 और 7 का जोड़ करेंगे 10, तो 10 से 10 काट के 3। इसका मतलब जो मीडियन आएगी ना वो 40 से 3 बड़ी होगी, मतलब 43 होगी। यही मेरा आंसर है। मतलब हमें इनका हमेशा रेशियो लेना और रेशियो लेके सोल्व कर देना चीजों। और अगर इसे डिटेल समझना है तो भाई आंख बंद करके मेरे चैनल पे आ जाइए, राकेश यादव चैनल पे, और जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो पहली वीडियो जिसमें 58 वीडियो डाल चुके हैं, मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे, डेली की एक वीडियो डालते हैं, इसमें जाएंगे मीडियन देखेंगे 11वीं वीडियो, और आपको पता चलेगा मीडियन निकालने का सही तरीका क्या है। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, ये बेचा है, जिसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए यार सवाल बहुत आसान है। आपने 12 आर्टिकल खरीदे, लेट से हर एक आर्टिकल 1-1 रुपए का आपने खरीदा, हर एक आर्टिकल 1-1 रुपए का खरीदा। हाँ जी, यानी आपका जो सीपी हो गया वो 12 रुपए हो गया। अब आपने जो लॉस भुगता है वो भुगता है 7 आर्टिकल के सीपी जितना है, तो यानी 7 रुपए का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा 5 में। अब 5 की वैल्यू दे रखी है 420, तो कहता है यार 12 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 12 की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे सवाल में तो 2-3 चीजें पकड़ेंगे। जैसे ही मैं, सॉरी भाई 12 नहीं, 1 की वैल्यू पूछ रहा, कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी 1 हुआ। ये 12 जो है टोटल सीपी आ जाए, जबकि कह रहा है हर एक आर्टिकल का सीपी बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि इसे काटें तो काट भी दे, 5 8 40, यानी 80 से बड़ी होगी, और एक ही ऑप्शन है। दूसरा ये कि 42 7 से भाग जा रहा है, एक काम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े सारे, लेकिन सिंपल सवाल है तो सिंपली तोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, सवाल ये कह रहा है कि भाई 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला कितने दिन में बना देगी। मतलब इसमें बहुत स्मार्ट अप्रोच भी ले जाने में कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, सीधा सीधा हो जा रहा है। भाई अगर डिटेल में करें तो ऐसे लिखेंगे कि 8 आदमी 12 औरतें 10 दिन में किसी काम को निपटाते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी और 8 औरतें उसी काम को 14 दिन में करते हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, बिना इस इक्वेशन के भी आप काम कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ही है, आप सीधा सीधा देखिए 10 8 है 80 और 14 6 84, 84 और 80 घटाएंगे तो 4m बचा, 12 ढाई 120 और 14 8 112, 112 और 120 के बीच का डिफरेंस आया 8 होते हैं। काटोगे तो यहां से समझ में आया यार मैन वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 1 आ रही।
यानी आदमी 2 कमाएगा, औरत 1 कमाएगी। टोटल काम निकालें तो भैया एक आदमी 2 तो 8 दूनी 16, औरत 1 है तो 12, तो टोटल 16 और 12 28, 28 को 10 से गुना किया 280, टोटल काम हो गया 280। औरत कमा रही है 1 यूनिट, तो यानी एक औरत 280 दिन में काम करेगी। तो पढ़ते पढ़ते सवाल टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, जब भी भिन्नों का सवाल आए और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करवाए, तो यहां देख रहे हो 5-6 भिन्न और उन्हीं को आपस में सेट किया हुआ है। तो एक तरीका तो यह कि हम ऑप्शन से ही चलते चले जाएं, दूसरा तरीका है कि उन फ्रैक्शन पे एक नजर डाल लें। जैसे यहां बोला है उसने कि भैया असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब एक चीज दिखाई दे रही कि यार 1/3 का मतलब हुआ 0.3, 4/7 हुआ 5/7, 2/5 हुआ 0.4, 5/6 हुआ 0.83 के आसपास, और 3/5 हुआ 0.66 के आसपास। एक बात यहां से समझ में आ रही है और वो ये कि सबसे बड़ी वैल्यू 5/6 होगी और सबसे छोटी वैल्यू 1/3 होगी। तो 1/3 सबसे छोटा है, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 1/3 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब मुझे देखना है कि भाई ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, ये और ये। अब इन दोनों ऑप्शन में डाटा देखना है, तो यहां 5/6 बड़ा है, यहां 5/6, तो इन दोनों चीजों पे तो निरीक्षण करना ही नहीं है। अब बचा बाकी चीजों पे, तो भैया इसके बाद 2/5 आना चाहिए, यहां 2/5 है, ये भी ठीक है। 4/7 आना चाहिए, ये भी है, और 3/5 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आ गया। दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलता चला जाऊं सारे ऑप्शन को, लेकिन उसमें समय लगता है। कैसे? जैसे इसे करूंगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 ही बड़ा है, 7 दूनी 14, 5 चौक 20 ये बड़ा है, 5 चौक 20, 7 21 ये बड़ा है, 6 3 18, 5 5 25 ये बड़ा है, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, हाँ है ना। लेकिन अगर यही चीज आगे होती तो ऑप्शन में टाइम लग जाता, या ऑप्शन में से छटनी करते हम छोटी छोटी करके। तो बेटर है कि अगर सिंपल फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कन्वर्ट करो और उससे आंसर निकालिए। देखिए मेरे दोस्त, सवाल ने ये कहा कि भाई किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर भिन्न 1/2 आती है, ठीक है। लेकिन कहता है इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों से 2-2 घटा दें तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो फ्रैक्शन रही होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर से मैं 2 घटाता हूं तो जो नीचे वैल्यू आएगी ना वो हर हाल में 3 का मल्टीपल आएगी, क्योंकि 1/3 बच रही है, तो काटने के बाद भी नीचे 3 का मल्टीपल बचा हुआ है। तो ऑप्शन से चले जाओ। कैसे? 17 से 2 घटाओगे 15, 3 का मल्टीपल है। 15 से 2 घटाओगे 13, 3 का मल्टीपल नहीं। 7 से 2 घटाया 5, 3 का मल्टीपल नहीं। 5 से 2 घटाया 3, ये 3 का मल्टीपल है। यानी या तो मेरे बच्चे मेरा आंसर जो होगा वो ए होगा, या फिर मेरा आंसर डी होगा, पहली चीज। अब मैं ऑप्शन को और आगे बढ़ाता हूं। 2 घटा दे दोनों से, 3 में 2 गया 1, 5 में 2 गया 3, तो ये 1/3 आ रहा और यही हमें चाहिए था। लेकिन यहां पे भी चेक करना पड़ेगा, 4 में 2 गया 2, और 17 में से 2 गया 15, ये 1/3 नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी आंसर हो गया। ऐसे सवालों को ऑप्शन से तोड़िए। देखिए मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का जब भी सवाल आए और ऑप्शन न्यूमरिक में हो तो थीटा की वैल्यू रखिए, और चूंकि 10 में है सवाल, 10 दे रखा है, तो थीटा 45 लेके चलिए। अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, यहां 1/4 जमा 1। देखो यार, आधे में से 1/4 घटाएंगे तो बचेगा 1/4, 1 में जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 5/4। नीचे की बात करें तो 1/2, तो 1/2 आया, सेटल डाउन करोगे तो आंसर आएगा 5/2। अब प्लस या माइनस क्या आएगा देखते हैं यहां से। 10 45 1, 1 से 1 कट के 0, 10 45 1, और यहाँ 1, तो ये आया -1/2। तो 5 में से 1 गया 4/2, 2 से 2 काटा तो आंसर आया 2, ऑप्शन है। देखो मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल में पूछ रहा है जेड के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के मूल समान होंगे, रूट्स आर इक्वल। हमें बात पता है कि रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं, अनरियल हैं। इसका पता करने के लिए डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी की वैल्यू होती है b² - 4ac, और अगर रूट इक्वल होंगे तो ये इक्वल टू 0 होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर रूट इक्वल होंगे तो b² का मान 4ac होगा, बिल्कुल ठीक है। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट। अब आपको ये देखना है कि यार b की जो भी वैल्यू होगी ना वो ऐसी हो कि उसका वर्क करने पे जो भी आंसर आए 4 का मल्टीपल आए। अब जैसे मैं यहां 5 लेता हूं, 5 और 1 6, 6 में तो 6 का वर्ग 36, 4 का मल्टीपल, ये आंसर हो सकता है। 2 लेते हैं, 2 और 1 3, 3 का वर्ग करने पे 9, 9 4 का मल्टीपल नहीं होगा, ये काट दो। यहां पे भी 2 है, काट दो। यहां 4 ले लेते हैं, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये काट दो। तो आंख बंद करके ऑप्शन ए आंसर है। अगर आप डिटेल करने जाएंगे तो आपको बी की वैल्यू लिखनी होगी z+1,
4, ए की वैल्यू लिखनी होगी z+4, सी की वैल्यू लिखनी होगी 1। मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये जो वैल्यू होगी ये तो 4 है यहां, तो यानी z+1 का वर्क करने में जो भी उत्तर है वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई z+1 हर हाल में इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि इवन का वर्क करोगे तो 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर z+1 इवन आना चाहिए तो हमें यह पता है कि z में कुछ जोड़ के, z में एक जोड़ के इवन लाना है, तो z हर हाल में विषम संख्या होनी चाहिए। यहां इवन था, यहां इवन था, यहां इवन था, कट गया, तो यही दोनों नंबर है, तो ये मेरे आंसर। ऐसे सवाल को कर सकते थे। देखिए यार, सवाल में यहां पे ये कह रहा है कि भैया ये कोई रेस्पेक्टिव आपको फंडा दे रखा है और कह रहा है कि इसके जो है ना कोफिशिएंट पता करो, x की पावर 4 और y की पावर 3 के कोफिशिएंट पता करो। दिक्कत ये है कि यहाँ स्क्वायर दे रखा है दोनों जगह, तो इसका होल स्क्वायर पहले खोलोगे तो आप कहोगे 9x² प्लस 4y², 2 दूनी 4 थी 12xy। दूसरे वाली कहानी को पकड़ेंगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 y की पावर 6, ट्वाइस ऑफ x² y³। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई केवल उस पार्ट को करना है जो x की पावर 4 इंटू y³ बनाता हो, x की पावर 4 इंटू y³ बनाता हो। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं x² को इससे करूंगा तो x की पावर 4 नहीं बनेगा, इससे करूंगा तो x की पावर 4 नहीं बनेगा, हाँ इसको इससे करूंगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो मैं 9x² को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 दूनी 18, x की पावर 4 y³ बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अब y² को इससे करूंगा, x की पावर 4 बन रहा है और मुझे चाहिए, लेकिन मुझे साथ के साथ क्या चाहिए था, y³ चाहिए था। तो इससे y³ नहीं बनेगा, इससे y³ नहीं बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी y³ नहीं बन रहा है, तो भी मेरे बच्चे y³ नहीं बन रहा। हाँ जी। अब आइए यहां xy को, अगर x को इससे करेंगे नहीं बनेगी बात, x की पावर 4 नहीं बनेगा, इससे करेंगे x की पावर 4 नहीं बनेगा, इससे करने पे x की पावर 4 नहीं बन रहा है, तो केवल और केवल यही आंसर आया, तो आंसर होगा 18। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 18। अगर आप ये गलत फहमी में कि सर 18 आ गया तो हमें ऑप्शन नहीं चेक करना की जरूरत है, क्योंकि 18 से तो बड़ा ही होगा, ऐसा जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ माइनस वाला है। तो अगर आगे ये सेम ही कोफिशिएंट नंबर बना, एक्सप्रेशन बना और माइनस का बना, तो आंसर 18 से छोटा भी आ सकता था। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे दोस्तों एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, एक बार ही दिमाग में फिट हो जाएगा। सामने आइए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, ठीक है जी, अगर इन दोनों नंबर में 3 केस बना लेते हैं, केस 1 बना लेते हैं। केस 1 का मतलब है अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर 1 हुआ और दूसरा नंबर कुछ भी हुआ और ये दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा ही इनके प्रोडक्ट से बड़ा होगा। जोड़ हमेशा प्रोडक्ट से बड़ा होगा। अगर कोई भी दो धनात्मक संख्या है और उनमें कोई एक संख्या 1 है, तो दोनों संख्याओं का योग हमेशा ही उनके प्रोडक्ट से बराबर बड़ा होता है। केस 2 चलते हैं जी। केस 2 ये कहता है कि अगर इनमें से दोनों ही संख्या 2-2 हो गई, तो इनका जो जोड़ होगा वो हमेशा ही बराबर हो जाएगा इनके प्रोडक्ट के। यानी अगर दो संख्या और दोनों ही संख्याएं 2-2 हैं, तो इनका जोड़ हमेशा इनके प्रोडक्ट से बराबर होगा। केस 3 चलते हैं, अगर दोनों ही संख्याएं अलग अलग हो, दोनों ही संख्याएं मेरे बच्चे अलग अलग हो। केस 3 देखते हैं। केस 3 ये कह रहा है कि जो दो संख्याएं आप ले रहे हैं, इनमें कोई भी नंबर ले लीजिए यहां और यहां, लेकिन दोनों ही नंबर हर हाल में 1 से बड़े होने चाहिए। अगर दोनों ही नंबर 1 से बड़े हैं और दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, तो हमेशा ही ध्यान रखना जो जोड़ होता है ना, वो इनके प्रोडक्ट से छोटा होता है। दो संख्याओं का जोड़ हमेशा ही उनके गुणनफल से छोटा होता है। अगर ये दोनों ही संख्याएं 1 से बड़ी है ना, दोनों ही संख्याएं अगर 1 से बड़ी हैं, तो इनका जोड़ हमेशा ही छोटा होगा प्रोडक्ट से। दोनों संख्याएं बराबर हैं, 2-2 हैं तो बराबर होगा, और अगर दोनों संख्याओं में कोई भी एक संख्या 1 है, तो इनका जोड़ हमेशा बड़ा होगा इनके प्रोडक्ट से। इसी आधार पर बहुत सारे सवालों में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं भाई। ये सवाल पूछा कि दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, मतलब दो नंबर है ए और बी, इनका प्रोडक्ट है 55। हाँ जी। अब कह रहा है कि इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ 5 है।
अगर HCF 5 है तो इसका मतलब दोनों ही नंबर हर हाल में 5 से तो बड़े ही होंगे, मतलब 1 से तो बड़े ही होंगे दोनों नंबर। आपने कहा ठीक है, और उनका एलसीएम भी दे रखा है, तो कहता है उनके व्युत्क्रमों का योगफल याद करिए। तो भैया व्युत्क्रम का मतलब 1/a प्लस 1/b बताइए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा a प्लस बी और नीचे आ जाएगा a इंटू बी। अब मुझे ये बात पता है कि a प्लस बी की वैल्यू 55 दे रखी है, तो हर हाल में जो ऊपर वाला आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो इनका एचसीएफ है वो 11 तो है नहीं, 5 है, तो कटेगी तो नहीं, 11 तो नहीं कटेगा, 55 है तो 11 रह जाएगा, तो आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ऊपर वाला 11 यही है, बाकियों में ऊपर 11 नहीं। दूसरा तरीका, हमें यह बात भी समझनी थी कि भैया अगर दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो एक से बड़ी हैं, तो हमेशा ही उनका जोड़ जो होगा ना वो छोटा आएगा और उनका प्रोडक्ट हमेशा बड़ा आएगा। तो जो भी आंसर होगा उसमें ऊपर वाली चीज छोटी और नीचे वाली चीज बड़ी। जैसे यहां देखिए ऊपर बड़ा है, गलत है, यहां ऊपर बड़ा है, गलत है। तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्किल सीखने होंगे ऑप्शन एलिमिनेट करने के। देखो यार, सवाल में ये कह रहा है कि मोहन की जो बिक्री है पहले साल 12% बढ़ी है, दूसरे साल 15% बढ़ी है, दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। सक्सेसिव अगर मैं लगाऊं तो 12-15 27 और 12-15 180, तो 1.8। तो मैं कह सकता हूं यार जो इंक्रीमेंट होगा वो 28.8% का होगा, यानी जो भी उसकी ओरिजिनल बिक्री होगी उसमें 28.8 का बिक्री मतलब इंक्रीमेंट हुआ होगा, और बढ़ने के बाद वो हुई होगी 128,800, तो 800। देखने से पता चल जा रहा है आंसर 1 लाख होगा, क्योंकि 1 लाख का 28.8 निकालेंगे तो 28,800 आएगा, वही मेरा डायरेक्ट आंसर। दूसरा ये कि सवाल को आप डिटेल और भी तरीकों से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आप ये कहते हैं कि यार 1,28,000 मान लो ओरिजिनल बिक्री एस है, पहले साल 12% वृद्धि हुई तो 12% की फ्रैक्शन 3/25, तो हम कहते हैं यार 28/25 हो गए। फिर 20% 15% बढ़ी तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो हम कहते हैं यार 23/20 है, और ये वाली वैल्यू है 1,28,800। फिर काट पीट के हम आंसर निकाल रहे होते हैं, डिजिटल सम निकाल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी हम सबको समझना चाहिए यहाँ पे, जो मुझे लगता है आप सबको जानना चाहिए, क्या कि हम इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो पे भी खेल सकते थे। नंबर ऑफ जीरो पे भी खेल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए भाई, ये बात तो तय थी, मतलब ये बात हर किसी को समझ में आ रही है कि 2 जीरो यहां पहले से मौजूद है, 1 5 यहां मौजूद है, 2 5 यहां मौजूद है, तो कुल मिला के 3 5 यहां मौजूद हो गए, और जो इसके अंदर 4 है वो इस 4 से कट भी जाएगा, और यहां आप देख रहे हैं 8 से नंबर जा भी रहा है, 8 3 24 8 6 48, तो यानी इस नंबर में 3 जीरो तो ये होंगे और 2 जीरो ये, यानी आंसर में 5 जीरो आएगी, और 5 जीरो एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के ये सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, बल्कि डायरेक्ट इनके फॉर्मूले और रिजल्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सवाल ने बोला कोस साइन 1 कोस साइन 1, जब भी ऐसे सवाल हो ना कि कोस और साइन दोनों इस्तेमाल हो रखे और साथ में 1 है, तो बस होगा ये कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। इसके ऊपर टोटल 4 फार्मूले और हर बार एक आध सवाल पेपर में मिलता है। वैल्यू रखोगे तो यहां वैल्यू रखनी और फिर इन चारों को चेक करना, टाइम टेकन प्रोसेस है। बस ये देखिए यहां कोस माइनस साइन प्लस 1 है, तो 4 रिजल्ट है, उन चारों रिजल्ट पे चलते हैं। कोस माइनस साइन प्लस 1 ये रहा, और कोस प्लस साइन माइनस 1 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसकी हमेशा ही जो वैल्यू रहेगी वो कोसिकेंट प्लस कोट होगी। क्लास में मैंने आपको याद भी कराया कि इन चीजों को याद कैसे करते हैं, इन फार्मूले को, है ना। तो कोस माइनस साइन आया तो कोसिकेंट प्लस कोट, ये हमारा फार्मूला होगा। बस हमें डायरेक्ट इस रिजल्ट को देखना था, और कोसिकेंट प्लस कोट कहां गया, ये रहा, ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आता था, ऑप्शन बी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सर वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक में जाए। तो हम यहाँ कोस साइन है तो थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू 30 या 60 में से पुट करके चल सकते हैं, 30 डिग्री या 60 डिग्री, लेकिन ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा वैल्यू रखना इनमें, है ना, टाइम टेकन है। रिजल्ट याद है तुरंत हो जाएगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक व्यापारी है वो अपने माल के क्रय मूल्य से 26% मूल्य अधिक रखता है, अंकित करता है, और फिर उस पर 13% का डिस्काउंट भी देता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, बड़ा आसान है। पहले आपने कीमत 26% बढ़ाई, फिर आपने कीमत 13% घटा दी, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट था वही वो पूछने जा रहा है। तो सक्सेसफुल लगा देते हैं यार, 26 भाई एक्स प्लस वाई करेंगे, 26 में 13 गया, 13 ही बचा, और फिर माइनस करेंगे इनका प्रोडक्ट, तो 13 6 78,
और 13 दूनी 26 और 7 33 और 3.38 और घटा दो, तो यानी आंसर 9.62 एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। मैंने क्या किया, फार्मूला लगाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब y नेगेटिव था इसलिए यहां माइनस आ गया, यहां माइनस ले लिया। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? तो मैंने आसानी से उस चीज को इस तरह ब्रेक कर लिया। देखिए ग्रुप डी ने इतना बड़ा सवाल पूछा, बच्चे उलझते रहते हैं इनमें। सवाल कितना प्यारा है, कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 से, 24 से, 35 से और 42 से भाग हो, तो हर एक स्थिति में 13 शेषफल बचे। हर एक स्थिति में 13 शेषफल बचे, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई जो नंबर होगा ना, जो भी आंसर होगा, उसमें से 13 घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हर हाल में ऐसी हो जो 15 से भागो। 15 का मतलब 5 से भागो। 5 से तभी भागोगे जब अंतिम अंक या तो 0 है या 5 है। यानी जो भी ऑप्शन हो उसमें से 3 घटाने के बाद अंतिम अंक 0 या 5 आना चाहिए। 3 घटाएंगे 0 या 5 नहीं आएगा, 3 घटाएंगे 0 5 नहीं आएगा, 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब तय हो गया कि या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अब मेरे बच्चे एक बात है, यहां से 13 घटाऊंगा तो आंसर क्या आया, 10060। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब हमने 5 वाला रोल तो क्लियर कर दिया, अब यहां 15 लिखा है। 15 का मतलब नंबर 3 से भी भाग होना चाहिए। क्या ये संख्या 3 से भाग जा रही है? तो ये तो जा रहा है, ये नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो 4 में से 3 कट गए तो एक ऑप्शन बचा, वही मेरा राइट आंसर। हमें डिटेल नहीं करना, स्मार्ट अप्रोच से सवाल सोल्व करने। देखिए यार, सवाल ने ये कहा कि 2 बैंकों ए और बी ने क्रम से इतनी और इतनी रेट से ब्याज मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार दिया, और कहता रमेश ने दोनों बैंकों से 2-2 लाख रुपए की राशि उधार ली, और कहता 2 साल के बाद जब वो लौटाने जा रहा है तो आप बताओ यार क्या कहानी होगी, इनके बीच में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसमें कितना डिफरेंस होगा। तो आप कहेंगे देखो सर क्या कहानी है, 2 साल में 4.5% के हिसाब से ब्याज दोगे तो 9% ब्याज बना, और 5.5% से ब्याज दोगे तो 11% ब्याज बना। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2% आ रहा है, तो 2 लाख का 2% यानी 4000 ब्याज में अंतर आएगा। ऑप्शन सी आंसर। नमस्ते मेरे भाई, आइए रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर एक सीरीज आपको दी है मेरे भाई, कुछ नंबर्स को लेकर आपसे पूछा है ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या हो, यानी इसके आगे इवन नंबर हो और पीछे ऑड। मैं कह सकता हूं लगातार 2 इवन नंबर जिनके बाद ऑड हो, लगातार 2 इवन जिनके बाद ऑड है। अब आगे देखो, लगातार 2 इवन जिनके बाद ऑड है, लगातार 2 इवन जिनके बाद ऑड है, लगातार 2 इवन जिनके बाद ऑड है। तो ऐसे 1 2 3 4 मेरे भाई यहां पर 4 पेयर मिल रहे हैं, यानी मोर देन 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये स्टेटमेंट कोडिंग है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसको रीअरेंज किया गया है। देखो यहां पर ये आपके पास में 5 वर्ड यहां दिए हैं, बस इनको रीअरेंज किया है। कैसे? नंबर ऑफ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले एक अल्फाबेट वाला, फिर उसके बाद में मेरे भाई ना 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 रुको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया है। पहले ए वाला, फिर एच वाला, फिर आई वाला, फिर उसके बाद में पी वाला वर्ड और फिर एस वाला वर्ड। सेम यहां पर, सेम यहां पर देखो, शिमला इज अ हिल प्लेस, तो इसको भी आप क्या करो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले आएगा ए, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। उसके बाद में आएगा हिल, एच वाला, और उसके बाद में आएगा इज, तो ये भी गया। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये मेरे भाई यहां पर ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक सड़क पर ट्रैफिक जाम है, कार ए कार बी के राइट में है। अब आप कहेंगे सर ये किधर फेस करके हैं, किस डायरेक्शन में, क्योंकि जब फेस पता चलेंगे तभी तो राइट और लेफ्ट क्लियर होंगे। लेकिन सर डायरेक्शन नहीं दी कि इनके फेस किस डायरेक्शन में है, कारों के किधर जा रही हैं। तो जब ना बताया हो तो नॉर्थ में मान के चलेंगे कि ये कारें नॉर्थ में जा रही हैं। जब नॉर्थ में जा रही हैं तो इनके राइट इधर होंगे और लेफ्ट इधर होंगे। तो यहां बोला है कार ए कार बी के राइट में है, तो मान लो बी कार यहां है, इसके राइट पर इधर कार ए है। ठीक है सर। अच्छा, कार डी कार बी के लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में यानी इधर कार कौन सी हो गई, कार डी हो गई जी। आगे बोला है कार एफ डी के पीछे है, अब डी के पीछे यहां पर कार एफ हो गई डी के पीछे। यस सर, इस तरह से जा रही है इधर ये सारी, तो डी के पीछे एफ यहां आ गया। आपसे क्या पूछा है, कार बी के सापेक्ष एफ की स्थिति, यानी बी से अगर आप एफ को देखें तो ये किस डायरेक्शन में है, तो सर ये
दक्षिण पश्चिम के बीच में है, यानी दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह क्वेश्चन आपका है कंडीशनल कोडिंग का। टेबल यहां दी है, तीन कंडीशन ये दी है, एक पैटर्न है और इसका कोड आपको बताना है। तो सबसे पहला काम होता है इस पैटर्न पर इन शर्तों को अप्लाई करके देखो। पहली शर्त क्या है, यदि पहला और अंतिम घटक संख्या है। सर पहला तो संख्या है लेकिन अंतिम संख्या नहीं है, तो पहली शर्त फॉलो नहीं हुई। दूसरी शर्त, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। सर पहला प्रतीक नहीं है, तो यह भी फॉलो नहीं हुई। तीसरी शर्त, यदि पहला और दूसरा दोनों घटक संख्या है। यस सर, पहला और दूसरा दोनों घटक संख्या है, तो क्या करें, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध करेंगे। तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में रखेंगे। सर तीसरा घटक है भी स्टार, तो इसका कोड भी हम स्टार ही रखेंगे। ठीक है, यानी ये जो तीसरा एलिमेंट है इसका कोड हम स्टार ही यूज करेंगे। तो तीसरे स्थान पर एक ही जगह स्टार नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या लॉजिक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये एक पैटर्न है, उससे अगला पैटर्न ये, उससे अगला पैटर्न, उससे अगला पैटर्न, और उससे आगे क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर की ही बात करूं ना, तो ये दो दो के गैप पर आ रहे हैं, ए सी ई, फिर यहां बी से डी, डी से एफ, जी से आई, आई से के, एच से जे, जे से एल, ऐसी एन से पी, पी से आर, एस से यू, यू से एम, डब्ल्यू। तो पहली बात तो ये, यहां जो एलिमेंट आएगा वो एम वाला आएगा, यानी एच और एन के बीच में एम वाला आएगा, ना तो एन वाला आएगा ना ओ वाला। अब वो भी ऐसे आएंगे जो दो दो के गैप पर हूं, तो यहां तो एम से नेक्स्ट है, ये तो लगातार है, ये सही है, एम से ओ, ओ से क्यू, दो दो के गैप पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है भाई। 16, 18, 27, 55, 120। बहुत धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, तो आप ना डिफरेंस लो। यहां पर, यहां डिफरेंस लेंगे, ये 2 का डिफरेंस है। यहां से आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस 9 का है। यहां से डिफरेंस लेंगे आप, ये कितने का डिफरेंस है आपके पास में, तो आप बोलेंगे ये डिफरेंस जो हमारे पास में है मेरे भाई, ये डिफरेंस है कितने का, 8, और ये आपके पास 28 का। यहां से आगे आप डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा कितने का, 65 का। अब देखो क्या लॉजिक है, ये जो डिफरेंस लेकर नंबर आए हैं ना, ये क्या है, क्यूब के आसपास है। ये देखो, ये 4 का क्यूब से एक ज्यादा है, ये 3 के क्यूब से एक ज्यादा है, ये 2 के क्यूब से एक ज्यादा है, और ये 1 के क्यूब से एक ज्यादा है। तो यहां जो अगला गैप आएगा वो 5 के क्यूब से एक ज्यादा होगा। 5 का क्यूब होता है 125, यहां पर गैप आएगा 126 का, 126 का। तो अगला नंबर कितना आ गया, 246, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको बड़े ढंग से देखो। यहां बोल रहा है कि डिवाइड को और माइनस को आपस में बदलो, और मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदलो, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। तो यहां माइनस की जगह क्या आने वाला है, यहां माइनस की जगह आने वाला है मेरे भाई डिवाइड, माइनस की जगह आप डिवाइड लगाओ, मल्टीप्लाई को प्लस से बदलो, प्लस को मल्टीप्लाई से बदलो, और यहां डिवाइड को माइनस से बदलो। अब सॉल्व करो, तो सबसे पहले भाग दो भाई इसमें। यहां 96 से इसको जरा भाग देना, कितनी बार गया, तो अगर मैं यहां पर 96 से इसको कट करूं, कितनी बार कट रहा है ये, तो ये लगभग लगभग 4 बार कट जाएगा 432 में। हाँ जी सर, 4 बार कटाइए यहां तक, तो कितना बचा रह गया फिर आपके पास में भाई, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा 6 चौक 24, और 9 आपके 9 चौके 36, 36 और 2 38। तो यहां से आपके पास में ये कितना बचा, 48 बचा, यानी 480 बचा। तो फिर अब ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है सर, एकदम सही है, यानी 45 बार कट गया है जी, ये 45 बार, 45 टाइम्स ये कट चुका है आपका। यहां से ये 45 बार कट गया, प्लस अब इसका 21 से गुणा कर दो, 21 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके पास में, 147, 14 बचे। यस सर, 21 तिया 63, 63 और 14 कितने हो गए, 77। तो ये 777 आ गया, और इसमें से घटाना है 372, तो इसमें से 372 घटा ही लो पहले। कितना बचा भाई, तो ये बचा 405, और इसमें 45 जोड़ दो, तो 450 आ गया। प्यारा क्वेश्चन था भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर अगला पैटर्न क्या बनने जा रहा है,
KABL के बाद में बनाए MCDB, उसके बाद में OEFP, उसके बाद में QGHR, उससे आगे क्या बनेगा? लॉजिक लगाओ। K से M कितना बढ़ गया भाई? आप कहेंगे 2 बढ़ गया। M से OB 2, O से QB 2, Q से 2 बढ़ाओगे S। S से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ज्यादा क्यों सोचना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, आपको हैज और परसेंट की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से उठा के रख लो, पहला ही ऑप्शन रख लो, हैज की जगह पर XHA और परसेंट की जगह पर ZKY। अब देखो क्या दोनों तरफ सेम लॉजिक है? तो X से V 2 कम, B से Z भी 2 कम, H से E 3 कम, N से K भी 3 कम, A से C 2 ज्यादा, W से Y 2 ज्यादा। ठीक है सर, दोनों तरफ सेम लॉजिक लग गया तो पहला ही ऑप्शन सही है। इस पे आ जाओ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है F G का भाई है, F को G का भाई बना दिया। G H का पति है, G की शादी H से करा दो और G पति बन गया तो H उसकी पत्नी हो गई। H I की पुत्री है, H कौन है जी? I की पुत्री बना दी हमने। I J की पत्नी है, I की शादी J से कराओ, I पत्नी J उसका पति। पूछा क्या है? F का J से क्या रिश्ता है? ये F J का क्या लगेगा? J की बेटी के पति की बहन है, पुत्री के पति का भाई है, बहन नहीं भाई है, इसकी पुत्री, पुत्री का पति, उसका भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पजल का है और वो भी डे पजल का। सोमवार से लेकर रविवार तक अलग अलग दिनों में 7 व्यक्तियों के एग्जाम होने हैं। तो आप टेबल बना लो। आप क्या करो, मंडे से संडे तक दिनों के नाम लिख लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये नाम लिख लिए और बस आप इसकी क्या बना दो? टेबल बना दो भाई। ये आपकी टेबल बनकर दोस्त तैयार हो गई। बस अब अरेंज करते जाओ। अब यहां पर क्या करते जाओ? अरेंज करते जाओ। क्या बोला है? एस की परीक्षा बुधवार को होती है, तो एस का एग्जाम यहां हो गया बुधवार को। आगे हो रहा है आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है, पी के बाद कहीं आर का एग्जाम होगा। टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है, टी का एग्जाम जो है ना वो क्यू से पहले होगा कहीं भी। अभी तक इनमें से कोई नहीं आया और इनको कहां अरेंज करूं वो फिक्स पोजीशन भी नहीं पता, तो छोड़ो अभी आगे बढ़ो। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, ओ के ठीक बाद यू का एग्जाम है। एस की परीक्षा ओ के ठीक पहले होती है और एस का एग्जाम हुआ है ओ के ठीक पहले, ये बात क्लियर है। एस का एग्जाम ओ से ठीक पहले है तो ओ यहां आ गया, और ओ के ठीक बाद कौन है? ओ के ठीक बाद यू है, ये भी आ गया। आगे पढ़ो। टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है, टी का जो एग्जाम है ना वो यू के बाद होगा, तो यही हो सकता है। सर यहां क्यों नहीं कराया? अरे भैया टी के बाद एक बंदा और बिठाना है ना, क्यू, तो टी को सैटरडे को रखो और क्यू आ गया यहां पर। अब देखो 2 ही जगह बची और पी और आर बचे हैं, तो इसी क्रम में रख दो कि पी ऊपर आर बाद में। अब क्या पूछा है? एस और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों का एग्जाम है? एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्तियों का एग्जाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग। देखो मेरे भाई यहां पर 4 अल्फाबेट का वर्ड है और यहां पर 2 डिजिट का नंबर है बस, तो इनकी प्लेस वैल्यू जोड़कर कहीं ना कहीं ये नंबर आएगा। तो प्लेस वैल्यू जोड़ो जरा। ये कितना आ गया भाई? 6 + 21 + 5 + 12। जरा जोड़ना कितना हो रहा है भाई ये आपके पास में? तो ये आप जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 5 12 और 2 14। ठीक है सर, एक बचा, 1 और 1 2 और 2 4, ये तो 44 आ गया। हमें बनाना है 50, तो 6 और जोड़ने पड़ेंगे। सेम यहां चेक करना जरा, इन सब की प्लेस वैल्यू जोड़ो और उसमें 6 जोड़ने पर 44 आ रहा है क्या? तो जे का 10, ई का 5, ई का 5 और इसका 18। 10 और 10 20 और 18 कितना आ गया? 38, और इसमें 6 जोड़ोगे 44, बात बन गई। प्लेस वैल्यू जोड़ो और उसमें फिर 6 और जोड़ दो। तो यहां एफ की प्लेस वैल्यू 6, ए की 1, आर की 18 और ई की 5। तो 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 18 कितने हो गए? 40, और आप 12 और 18 कितने हो गए? 30। 30 और इसमें कितने जोड़ोगे भाई साहब? इसमें आपको 6 और जोड़ने, तो आंसर आएगा आपका कितना? 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन नंबर पजल का क्वेश्चन है। यहां पर कुछ नंबर्स दिए हैं और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या 993, इसका पहला अंक है 9। इसे जोड़ना है, किस में जोड़ना है? सबसे छोटी संख्या के
तीसरे अंक में। सबसे छोटी संख्या 169 है और इसका तीसरा अंक 9 है, तो 9 को 9 में जोड़ोगे कितना आ गया भाई 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, रैंकिंग का क्वेश्चन है भाई। 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है सर। यदि हरि राइट छोर से 11वें स्थान पर है जबकि हेमा लेफ्ट छोर से 14वें स्थान पर है, तो हरि और हेमा के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जब दो व्यक्तियों के बीच वाले व्यक्ति निकालने हो तो क्या करोगे, दोनों की पोजीशनों को जोड़ लो, 11 प्लस 14 मिला के 25 आ गया। दोनों की पोजीशन मिलाकर जो आया उसे टोटल में से घटा दो, यानी 38 में से ये 25 घटा दोगे, कितना आ गया 13, यानी दोनों के बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बॉक्स पजल है, 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके आपको अरेंज करने हैं। तो टेबल बना लो, पहले 7 तक नंबरिंग कर लो, 1 2, तीसरा बॉक्स यहां आएगा, चौथा यहां, पांचवा, छठा, सातवां। 7 बॉक्सों के लिए हमने 7 तक नंबरिंग कर ली और टेबल बना दी। अब बस अरेंज करते जाओ जैसे जैसे ये कहता जा रहा है। देखो भैया, डी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे हैं, तो डी यहां होगा और इसके नीचे केवल 1 2 3 बॉक्स हैं। डी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, यानी डी से 2 बॉक्स छोड़कर यू है, तो डी से 1 और 1 2 छोड़कर यू ऊपर भी आ सकता है और डी से 1 और 1 2 छोड़कर यू नीचे भी आ सकता है। आगे पढ़ो, आगे बोला केवल जी को टी के ऊपर रखा गया। जी के ऊपर केवल टी है, यानी टी सबसे ऊपर होगा, तो यहां तो सबसे ऊपर टी आ नहीं सकता, यहां तो यू है, तो बस यहां आएगा टी सबसे ऊपर, उससे नीचे जी। यही वाली संभावना है, इसे लेकर आगे बढ़ो। अब क्या बोला, ई को एफ के नीचे किसी स्थान पर और एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ई को कहां रखा गया है, एफ के नीचे कहीं और एस के ऊपर कहीं। ये 3 बंदे हैं, 3 ही जगह खाली है, इसी क्रम में अरेंज कर दो। एफ, एफ के नीचे कहीं ई, ई के नीचे कहीं एस। आपसे क्या पूछा है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है? नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है भाई, एस है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई इसको। सी से एफ कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 3 बढ़ गया, यहां ट्राई करना। एस से वी, ये भी 3 बढ़ गया, तो आप यहां भी पी से 3 बढ़ा दो, कितना आएगा एस। एस से स्टार्ट होगा, तो लो जी 2 तो यहीं पर खेल खत्म हो गए। आगे आ जाओ, अब ये 2 बचे। अब यहां ध्यान से देखो, ये सेम, ये सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, यानी बीच वाले पर अंतर है, तो आप बीच वाला ही चेक करो ना, बीच वाले में क्या लॉजिक है यहां पर। तो ये ई से वी, सर ये तो अपोजिट दिख रहा है। सेम यहां ओ से एल, अपोजिट दिख रहा है, तो बीच वाला अपोजिट है, तो टी का अपोजिट करोगे क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट हो जाएगा जी, यानी बीच में जी आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, यही राइट आंसर है। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा ऑड है वो चुनो आप। आओ देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा ऑड है उसे देखते हैं। तो देखो ध्यान से, के से ई, ई से बी, बी से डब्ल्यू, क्या लॉजिक है। के से ई पर आए, कितना कम हो गया 6, और यहां ई से बी पर 3 कम और बी से डब्ल्यू पर 5 कम, 6 कम 3 कम 5 कम। यहां देखो, एफ से जेड 6 कम, जेड से डब्ल्यू 3 कम, डब्ल्यू से आर ये आपका 5 कम। यहां देखो, डब्ल्यू से क्यू कितना कम हो गया आपके पास में 6 कम, क्यू से एन 3 कम, एन से जे 4 कम, तो यही ऑड है। सबके एंड में 5-5 कम हो रहा था, इसके एंड में 4 कम हुआ। यहां पर देखो, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये एक पेयर है जिसमें 2-2 लेटरों के 3 समूह दिख रहे हैं। तो पहले आप देखो, बी जी से एफ के बना, एफ के से जे ओ, कैसे बना, बी से एफ पर गए आप, कितना बढ़ा 4, जी से के पर भी 4 बढ़ा। सेम यहां देखो, एफ से जे पर गए 4 बढ़ा और के से ओ पर गए 4 बढ़ा, 4-4 बढ़ा, फिर आगे भी 4-4 बढ़ रहा है। सेम यहां एन से आर 4 बढ़ा, एस से डब्ल्यू 4 बढ़ा, आर से बी 4 बढ़ा, डब्ल्यू से ए भी 4 बढ़ा। 4-4 बढ़ने वाले ढूंढो, तो एस से वी 4 नहीं बढ़ रहा, ये तो 3 ही बढ़ रहा है। एम से क्यू 4 बढ़ा, आर से वी 4 बढ़ा, क्यू से यू कितना बढ़ा 4 बढ़ा, वी से वाई ये 4 नहीं बढ़ा भाई, ये आपका 3 ही बढ़ा, यहां गड़बड़ हो गई। डी से एच 4 बढ़ा, आई से एम 4 बढ़ा, एच से एल 4 बढ़ा, एम से क्यू 4 बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है भाई इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्टेटमेंट यहां है और कंक्लूजन अगले पेज पर है, जगह कम थी इस वजह से, तो हम इधर ही डायग्राम बना लेंगे। स्टेटमेंट पढ़ो, पहला क्या है, सभी जानवर हिरन हैं, तो सारे के सारे जानवर को आपने हिरन बना दिया, पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी जानवर भालू हैं, सारे के सारे जानवरों को अभी तो हिरन के अंदर रखा था, अब सारे के सारे जानवर आप भालू के अंदर रख दो।
आगे पढ़ो क्या बोला है, सभी जानवर गाय हैं। अब सारे के सारे जानवरों को गाय के अंदर भी ले लो, ये जानवर जो है ना इन सभी को गाय के अंदर भी ले लो, गाय। अब आ जाओ कंक्लूजन पर, सभी हिरन गाय हैं। क्या हिरन का पूरा सर्कल गाय के सर्कल में दिख रहा है? नहीं सर, तो गलत करो। कुछ गाय भालू है, हाँ देखो गाय वाला सर्कल भालू वाले सर्कल में यहां से कुछ आता हुआ दिख रहा है, तो ये बात सही है, यानी केवल और केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो भी कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें एक इक्वेशन दी गई है और इसमें एस का रिश्ता एच से पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप पीछे से आगे तक आओ, एच से एस तक, अपने आप रिश्ता पता चल जाएगा, बस एच के अकॉर्डिंग बदलते जाना। एच से आगे आए डिवाइड आया, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, यानी ये एच का पिता हो गया। और आगे बढ़े मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी, पिता की पत्नी यानी एच की मां हो गई। और आगे बढ़े माइनस का मतलब है ब्रदर, मां के भाई, मां के भाई कौन हो गए, मामा। और आगे बढ़े प्लस, प्लस का मतलब है सन, मामा का बेटा, ये कौन हो गया जी, मामा का बेटा, मामा का सन। कौन सा ऑप्शन है जिसमें मामा का सन बताया है, माता के भाई का सन, ऑप्शन डी, यही हो गया मामा का सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। इसमें गोल मेज पर 7 व्यक्ति बैठाए गए हैं, तो आप क्या करो, पहले बेसिक डायग्राम बनाओ, एक गोल मेज लो, इसमें 7 व्यक्ति बिठाने हैं तो 7 सीटें फिक्स कर दो। लीजिए सर, ये आपकी 7 सीटें फिक्स हो गई। अच्छा, सबके फेस कहां है, केंद्र की ओर, तो उसे पकड़ो जो ऊपर देख रहा है और पॉइंट रखकर मेरे भाई ऐसे राइट और लेफ्ट क्लियर कर लो। अब आ जाओ, अब यहां एक एक लाइन पढ़ते जाओ और अरेंज करते जाओ। क्या कह रहा है, ए के राइट ओर से गिनने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति हैं, यानी मान लो ए यहां है तो ए के राइट में अगर गिनेंगे तो ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति होंगे, तो एच यहां होगा, तो ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति आ गए ए के राइट में। आगे बोला है आपसे एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अभी देखना, एच और ए के बीच 2 व्यक्ति थे, अब एच और डी के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, तो एच से एक और एक 2 छोड़कर डी इधर आएगा फिर। यस सर, ए और बी के बीच में केवल 3 लोग हैं, यानी ए से 3 लोग छोड़कर बी हैं, तो ए से इधर 1 2 3 छोड़कर तो बी नहीं आ सकता, तो ए के राइट में 1 2 3 छोड़कर यहां बी आएगा। फिर आगे बोला सी आई के ठीक लेफ्ट में है, सी कहां है, आई के ठीक लेफ्ट में, यानी ये दोनों लगातार आएंगे, तो 2 लगातार सीट यहीं पर खाली है, यहां आई के लेफ्ट में सी। अब जो भी बचा वो यहां आ जाएगा जी। आपसे क्या पूछा, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, जी के लेफ्ट में 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है, आई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाओ, ये आपका ऑड वन आउट का ही क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया पेयर बाकियों के तरह नहीं दिख रहा, तो पहले इनमें रिश्ता देखो, टी एन से वाई सी कैसे बना है, टी से वाई 5 बढ़ गया, और एन से सी की बात करेंगे तो ये 11 घट गया। सेम यहां देखना जरा, वाई से डी 5 बढ़ गया, और आर से एच सर ये 10 घट गया। देखो इसमें एंड में 11 घटा, इसके एंड में 10 घटा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑड है, तो आखिरी वाले में देखो कितना कितना घट रहा है। यहां पर देखना जरा, ये 21 से 11 10 घट रहा है सर, यहां भी 10 घट रहा है सर, सब में 10 10 घट रहा है, इसमें 11 घटा, तो ऑप्शन ए ही ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 4 5 12 39 160, आगे क्या, देखो सीरीज जंप लगा रही है। अब यहां पर जो सीरीज है ना, देखो ये 1 गुने के आसपास है, मल्टीपल सीरीज है, ध्यान से देखो, 1 गुने से 1 ज्यादा, ये 2 गुने से 2 ज्यादा, ये इसके 3 गुने से 3 ज्यादा, और ये इसके फिर 4 गुने से 4 ज्यादा होगी, तो आगे 5 गुने से 5 ज्यादा हमें करना है। 16 पंजे 80, ठीक है मेरे भाई, यानी 800, और 800 में 5 ज्यादा करोगे 805, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट यहां लिख दिए, कंक्लूजन अगले पेज पर आ गए, जगह कम होगी, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ऐसा किया है टाइपिस्ट महोदय ने, लेकिन कोई नहीं, हम स्टेटमेंट पढ़कर डायग्राम उधर ही बना लेंगे। सभी पत्र संदेश हैं, सारे के सारे पत्र को संदेश बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, कुछ संदेश ईमेल हैं। अब संदेश में से कुछ को ईमेल बनाइए, लेकिन ईमेल का रिश्ता पत्र से क्या है नहीं पता। आगे आ जाओ, कोई ईमेल पोस्ट नहीं है, ईमेल से अलग है आपकी पोस्ट,
ईमेल से तो अलग हो गई, लेकिन पोस्ट का रिश्ता इधर पत्र से या संदेश से क्या है नहीं पता। आ जाओ कंक्लूजन पर, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, नहीं कह सकते सर, क्योंकि पत्रकार पोस्ट का रिश्ता ही नहीं पता, रिश्ता ही नहीं पता, तो यहां से कंक्लूजन नहीं आएगा। कुछ ईमेल पत्र हैं, क्या ईमेल में से कुछ पत्र में आ रहे हैं, ये तो आते हुए नहीं दिख रहे, तो ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है, तो ना तो एक ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है भाई, फटाक से उड़ाओ। यहां पर आपको एक सीरीज दी और इसमें पूछा क्या है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी ऐसे सिंबल जिनके आगे नंबर और पीछे सिंबल हो, या मैं कहूं तो दो सिंबल लगातार जिनके आगे नंबर हो, दो लगातार सिंबल जिनके आगे नंबर है, और देखो दो लगातार सिंबल जिनके आगे नंबर है, दो लगातार सिंबल जिनके आगे नंबर है, तो 1 2 3 ऐसे कितने पेयर बन गए भाई, 3 पेयर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरे भाई आपका सिमिलर सेट का, यहां ध्यान से देखो, ये 15 3 45। अच्छा बड़ा सिंपल है सर, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, कितना आ गया भाई 150, और उसमें फिर 3 से गुणा कर दो, 15 3 45, यानी पहले इन दोनों का गुणा कर लो, तो 15 का 12 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 180 आ जाएगा, और इसका 3 गुना करोगे तो 18 3 54, यानी 540 आ गया। तो पहले और तीसरे का गुणा करो और फिर उसमें 3 से गुणा और कर दो, तो यहां तो ये बीच वाला नंबर छुटकू है, तो वैसे ही नहीं बनेगा। अच्छा यहां देखो 6 पंजे 30, 30 का 3 गुना करोगे तो 60 थोड़ी ना आएगा, 5 25, ये भी नहीं है। यहां देखो ये कितना आ गया भाई, सही है, 11 का 10 में गुणा करोगे 110, और फिर उसमें 3 गुना करोगे 330, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए मेरे भाई, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपके पास में, यहां पर अल्फाबेट्स की जगह सिंबल रखने हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने पर 200 आएगा। आइए चेक करते हैं भाई जल्दी से, देखो ध्यान से, P का मतलब है डिवाइड, तो यहां डिवाइड करके देखो, और S का मतलब क्या है, S का मतलब है माइनस, R का मतलब क्या है प्लस, और Q का मतलब गुणा। करो भैया, 16 से पहले भाग दोगे 4 बार गया, अब यहां 8 का 32 में गुणा करो, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, यानी 256 आ गया, बन गई बात। देखो 60 माइनस करने ना किस में से, 256 और 4 मिला के 260 में से, 260 में से 60 घटाओगे 200 ही आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है भाई, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 7 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं, यानी ये लीनियर अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है जी, इसमें एक लाइन में व्यक्तियों को 7 व्यक्तियों को बिठाना है। आप क्या करो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सीटें फिक्स कर लो, उत्तर में फेस है सबके, तो इधर राइट रहेगा और इधर लेफ्ट रहेगा। अब आइए जी जल्दी से झटपट झटपट अरेंज करते चलते हैं। टी के राइट और केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टी यहां होगा, इसके राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं। टी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी टी से 2 व्यक्ति छोड़कर एन है, तो अब टी से 2 व्यक्ति छोड़कर इधर तो एन आ नहीं सकता, तो टी से 2 व्यक्ति छोड़कर यहां एन आ गया। यस सर। आगे बोला है आपसे एम और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एम और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अब ये कहां आएंगे दोनों, लेफ्ट में कौन है इनमें से, राइट में कौन है ये भी नहीं पता। आगे बोला ए टी के ठीक लेफ्ट पड़ोस में है, लो अब क्लियर हो गया, ए यहां है टी के लेफ्ट में, और ए से 2 छोड़कर एम इधर भी आ सकता है फिर तो सर, और ए से 2 छोड़कर एम इधर भी आ सकता है। अभी एम को लेके डाउट है, रुक जाओ आगे बढ़ते हैं। यहां बोला आपसे बी एस के ठीक राइट पड़ोस में, बी कहां है, एस के ठीक राइट में। अब देखो तो फिर एम को यहां मत रखना, अगर आप एम को यहां रखोगे ना तो बी और एस के लिए 2 सीटें लगातार चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगी, तो आप एम को रखो इधर ही यहां पर, तो ये 2 लगातार सीटें मिल जाएंगी एस और बी को, बन गई बात। जो भी बचा वो यहां बीच में यहां आ जाएगा। तो पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, जो बंदा रह गया था वही आएगा। कौन रह गया है यहां पर, ए आ गया, बी आ गया, यस सर, एल आ गया, एल ही रह गया है, तो यहां एल आएगा, और लेफ्ट से तीसरा बंदा एल ही है। क्या बात समझ में आई आप सभी के। ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, यहां पर एक सीरीज दी है अल्फाबेट की, आपसे क्या बोला है, दी गई श्रृंखला में अक्षर ए और वाई के बीच कितने व्यंजन हैं। ए कहां पर है, ए सर ये रहा, वाई कहां पर है, वाई भी एक जगह है, सिर्फ ये रहा। इन दोनों के बीच में व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 हैं, और तीनों के तीनों व्यंजन हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई,
सिमिलर सेट का क्वेश्चन है ये आपके पास में। यहां 2 42 4, तो ये छुटकू छुटकू नंबर है 2 और 4, और ये बीच वाला नंबर कैसा है, बड़ा नंबर है। सेम यहां ये छुटकू नंबर है दोनों और बीच वाला बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों छोटे नंबरों से मिलकर ये बड़ा नंबर बना होगा। तो कैसे बना है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 6 बन रहा है, और उसमें 7 से गुणा कर दूं तो 42 आ रहा है। एक तरीका तो ये है। अच्छा यहां देखना, इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 12, लेकिन 12 में किसी से गुणा करके 57 नहीं बन रहा। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है यहां पर भाई, तो यहां पर हम लॉजिक ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इसमें, अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना इसमें हम लोग कि यहां पर हम इसमें 10 से गुणा करें तो ये 40 और 2 जोड़ दें। अच्छा ऐसे ही इसमें अगर हम 10 से गुणा करें तो 50 और फिर 7 जोड़ दें, यानी तीसरी संख्या में 10 से गुणा करके पहली संख्या जोड़ दें, बात बन जाएगी। तो यहां देखना 10 से गुणा करने पर 70 और 5 75 आना चाहिए। यहां 80 और 3 83, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। मुगलों के पतन के दौरान दक्कन में चिंग्लिस खान भाई साहब हैदराबाद का फाउंडर है। चिंग्लिस खान को ही निजाम उल मुल्क कहा जाता है और निजाम उल मुल्क के द्वारा हैदराबाद की स्थापना करी गई थी। जैसे अवध है, अवध की स्थापना किसने करी थी, सादत खान ने। किसने करी थी, सादत खान ने। ऐसे चिंग्लिस खान ने किसकी स्थापना करी, हैदराबाद ने। चिंग्लिस खान को निजाम उल मुल्क कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में से नाना साहिब लड़ रहे थे भाई, कानपुर से। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, ये तो बिहार से लड़ रहे थे, और बिहार में भी कहाँ से, बेसिकली जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर से लड़ रहे थे। इनका एक हाथ में जहर लग गया था, तो इन्होंने अपने हाथ से दूसरे हाथ को उड़ा दिया था और उसके बावजूद भी अंग्रेजों को हराया था। तो ये वीर कुंवर सिंह कहलाते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ रही थी, लखनऊ से। बेगम हजरत महल वाजिद अली की वाइफ थी, हाँ, लखनऊ से लड़ रही थी अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए। भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी भाई, इस संधि पर कोई भी 1798 में इसको लाया गया था, है ना। इस संधि पर कोई भी साइन कर देगा तो उसकी सेना को ब्रिटिश आर्मी मतलब में शामिल कर लिया जाएगा, ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया जाएगा और उनको सेना रखने का अधिकार नहीं है। बदले में भारतीय राजाओं को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो इसको लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, हेस्टिंग ने तो नहीं करी थी, कॉर्नवालिस ने तो पीएसएस लेकर के आया था ये तो, ठीक है। तो रिचर्ड वेलेस्ली। विलियम बेंटिक कौन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, 1833 में जो बना था वो था विलियम बेंटिक, है ना। सती प्रथा को खत्म करने वाला, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के। सती प्रथा को राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर किसने खत्म किया था, वो भैया विलियम बेंटिक ही था। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह, अच्छा इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ये तो जवाहरलाल नेहरू, ये रहा आचार्य विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो एक ही नाम याद रखिएगा, 1940 में विनोबा भावे। सत्याग्रह में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही स्वयंसेवक के रूप में चुना गया था, तो वो विनोबा भावे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। भाई साहब रिट जारी करने की जब हम बात करेंगे तो कौन कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। तो इसका मतलब है 226 पावर देता है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट को देता है पावर, और ये किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट को। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या बनने की योग्यता होनी चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात है जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल नंबर 76 में आता है। नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है इसे, इसको जो नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये रहता है, कोई फिक्स कार्यकाल इसका होता नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, सबसे पहली बात वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान संविधान के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश देने का अधिकार किसके पास है, तो कटौती का निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भाई कोई से भी आपातकाल सही, पावर तो वैसे प्रेसिडेंट के पास ही होती है जनरली।
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में निहित है? आपातकालीन भाई साहब, सबसे पहली बात राष्ट्रीय आपातकाल। मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, तब तक आप भाग बताओ। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में है ना। जो राज्य आपातकाल है, राज्य आपातकाल, वो आर्टिकल नंबर 356 में है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो आपका अनुच्छेद नंबर 360 में है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आपसे पूछा हुआ है भाग, तो आप बता दो इसका भाग कि सर भाग नंबर 18 हो गया, ऐसे बता दिया करो, भाग नंबर 18 हो गया। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने दिया था, है ना। ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी, और जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ही दी गई थी। इसके द्वारा जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ही दी गई थी। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उल्का पिंड। इनको क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। इसका नाम है हमारे पास स्टॉर्म वैली। क्या नाम है? स्टॉर्म वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? देखो, कुछ फैक्ट पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत, ओजोन परत सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठीक है ना। उल्का पिंड कहां पर जलने लगते हैं? उल्का पिंड की घटना, अरोरा की घटना, और इसके अलावा जो हमारे पास कह सकते हैं रेडियो तरंगे कहां से वापस लौटती हैं? रेडियो तरंगे ये वापस कहां से लौटती है? ये वापस कहां से लौटती है? ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। किसको रसायन परत कहा जाता है? रसायन परत किसको कहा जाता है? देखो, अगर आपसे कहे भैया हमें ये बताओ ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है। सबसे ठंडी परत जो हमारे पास वो है मध्य मंडल, मध्य मंडल। उल्का पिंड जो है वो कहां पर जलने लगते हैं? मध्य मंडल में जलने लगते हैं उल्का पिंड। कहां पर? मध्य मंडल में उल्का पिंड जलने लगते हैं, आप याद रखिए। नेक्स्ट, अरोरा और रेडियो तरंगे जो है ये संबंधित है हमारे पास कहां से? आयन मंडल से, आयन मंडल से संबंधित है दोनों की दोनों। और रसायन परत कहा जाता है क्षोभ मंडल को। इसको क्षोभ मंडल को कहा जाता है रसायन परत। अगर हम आंसर को लेकर बात करें, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक जो हमें वो कहां पर देखने को मिलती है? भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक मोटाई देखने को मिलती है। ये इस क्वेश्चन में बात की गई है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक नीति में एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित किया गया और जोर कृषि से हटाकर भारी उद्योगों की तरफ दिया गया? अब आपको याद होना चाहिए, तो कृषि तो पहली योजना में थी, तो कृषि को हटाकर भारी उद्योगों में तरफ गए हम। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी। पीसी महालनोबिस मॉडल सेकंड प्लान था सर वो, और वो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो 56 से लेकर 61 के बीच में चला है। इसका ड्राफ्ट भी पीसी महालनोबिस ने ही बनाया था, याद रखना। और ये सफल प्लान है, लेकिन एग्स कंपेयर करें तो जो ग्रोथ रेट इसमें टारगेट की गई थी उससे कम ही ग्रोथ रेट जो है वो हमें मिल पाई सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर, क्योंकि टारगेट था 4.5% का, लेकिन एक्चुअली मिली 4.1 या 4.2%, दोनों ही मिलती हैं हमें किताबों के अंदर, जो इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में बात की गई ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? मतलब पहली नहीं, वो पहली कौन सी थी सभी योजनाओं में से जो पूरी होने से पहले समाप्त कर दी गई, और क्यों कर दी गई, इस बारे में बात हो रही है। देखिए, जब हम 5 ईयर प्लान्स का जिक्र कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है 1979 के अंदर 5वीं योजना को पूरा होना था, लेकिन 1978 में लगभग 1 साल पहले जब सरकार बदलकर दूसरी सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार की जगह पर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने 5वीं योजना को, गवर्नमेंट चेंज जब हुई उसके बाद 5th प्लान को यानी कि उन्होंने रोक दिया था, और उसके बाद रोलिंग यानी पॉलिसी नए तरीके से डिजाइन करी। 78 से लेकर वो 80 तक ही चल पाई, कंटिन्यू नहीं हो पाई उसके बाद। तो हम कहेंगे जो 5th प्लान है हमारा, वो यहां टाइम से पहले समाप्त हुआ, और उसका कारण था सरकार में परिवर्तन, बदलाव होना।
इस क्वेश्चन की बात करें, छठी पंचवर्षीय योजना की व्यापार रणनीति में लघु उद्योगों की क्या भूमिका थी। जब हम 6 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं और उसमें SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहे हैं, देखो एक बात याद रखना, इनको बढ़ाने का जिक्र शुरू हुआ था। हम ये कहते हैं कि जो 8वीं योजना है 92 में, उससे कुछ समय पहले ही 91 में LPG आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था। लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत ना राजीव गांधी के दौर में ही हो गई थी। राजीव गांधी के समय में जब हमारे देश में लास्ट में 6 का लास्ट चल रहा था, 80 से 85 चल रहा था, उसके बाद 7th हुआ 85 से 90 के बीच में, तो हमने एक्सपोर्ट में धीरे धीरे लिबर्टी देनी, आज़ादी देनी शुरू कर दी थी, जो प्रॉपरली तौर पर मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे उन्होंने दी। तो इसीलिए याद रखिएगा, हमने यहां पर हम ये कहेंगे कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। इनको एज ए एक्सपोर्टर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के रूप में इनको बढ़ावा दिया गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापारिक तौर पर देश के लिए। इस सवाल में पूछा, निम्नलिखित में से क्या 1991 के आर्थिक सुधारों का सकारात्मक प्रभाव नहीं था। याद रखना, पॉजिटिव नहीं है, याद रखो। तो महंगाई कम हो गई, ये पॉजिटिव है। GDP विकास बढ़ गया, ये पॉजिटिव है। घाटा कम हो गया, ये पॉजिटिव है। कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद, इसका मतलब होता है उपभोक्ताओं की पसंद को टारगेट करना, जरूरतों को नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे देश में जो अमीर लोग हैं उनको पता है उनके उपभोक्तावाद है वो, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं चीजों को। लेकिन कई बार हमें देखना पड़ता है देश में गरीब लोग भी हैं, हमें जरूरतों को ध्यान में रखना है सबकी। लेकिन हम क्या करते हैं, पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, जो पैसे वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी चल रही होती है मोस्टली। तो हम ये कहेंगे प्रमोशन हो गया कंज्यूमरिज्म का, जो थोड़ा सा हम पॉजिटिव नहीं मान सकते, बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ गरीब लोगों की जरूरतों को भी ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक नया उच्च सुरक्षा वाला ग्रीनफील्ड, मतलब नया डेटा सेंटर स्थापित किया। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ऐसे डेटा सेंटर जो पहली बार स्टैब्लिश हुआ, यहां पर हाई सिक्योरिटी डेटा की बात हो रही है बेसिकली। तो ये सेंटर कहां बनाया जा रहा है, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद में अगर बात करें तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये होने वाला है। इस सवाल में बात की गई, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना शुरू की है, यानी अहिल्या देवी जी के नाम पर जो शेतकारी यानी कि यहां पर किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही है, और ये योजना लेकर आई एक राज्य की सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र राज्य की योजना का नाम अहिल्या देवी होलकर के नाम पर है। इस सवाल में पूछा गया है कि 16वां वित्त आयोग जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया 31 मार्च 2031 के लिए, इसके हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूले में, मतलब जब इस पैसे का बंटवारा राज्यों में होगा तो हर एक राज्य को जो पैसा मिलेगा उसमें एक नया पैरामीटर कौन जोड़ा गया। बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि 41% जो केंद्र सरकार है वो अपने टैक्स कलेक्शन का देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन अब किस स्टेट को कितना मिलेगा ये 6 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, जिसमें 5 वही हैं जो पिछली बार थे, यानी 15वें वित्त आयोग में थे, एक चेंज कर दिया है। तो यहां पर टैक्स एफर्ट्स जो 15वें में था उसको हटाकर नया जोड़ दिया है, क्या, स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। याद रखेंगे, जो स्टेट जितना GDP में कंट्रीब्यूट करेगा उसको उस हिसाब से टैक्सेस के अंदर जो एलोकेशन है पैसे का वो दिया जाएगा। इस सवाल में पूछे, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या ब्रिक्स बैंक कहते हैं, बेसिकली ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री बन गई है। सेंट्रल एशिया का मतलब होता है बेसिकली, जब हम कहते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज होती हैं इनको सेंट्रल एशिया कहा जाता है, और इनमें से एक देश है जिसका नाम उज्बेकिस्तान है, वो इसके अंदर जुड़ने वाला 10वां मेंबर बन गया है। चलिए वो जो क्वेश्चन देखते हैं फिर से, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे अधिक है। ये सेट को इस तरह से बनाया गया जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के सेगमेंट को कवर कराया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर, निम्नलिखित में से क्या दाब की SI इकाई है। अगर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो इनको समझाने वाले पास्कल शब्द हैं, इसलिए पास्कल्स लॉ आता है। क्या आता है, पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ कहता है कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अगर किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले 90 डिग्री पे अगर कोई भी
फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया सरफेस, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर। तो यहीं से बच्चों आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला आता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान से रखिएगा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि अगर पूछेगा कि एरिया को इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होगा और एरिया को डिक्रीज करने से प्रेशर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, वृत्त कर्मानुपाती होगा। मतलब सर अगर प्रेशर बढ़ेगा जब एरिया घटेगी, और प्रेशर घटेगा जब एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। सुइया लिए कभी, सुइया इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में देखे होंगे आप लोग, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, इस तरह होता है। तो यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे हाथ से धक्का मारते हैं, यहाँ एरिया क्या है, ज्यादा है। या एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, या एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। क्लियर है। अगला और भी ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगर कैंडेला कहेगा तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की, चमक, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पारसेक क्या होता है, ये भी दूरी को नापते हैं, डिस्टेंस को। लुमेन भी किसका होता है, चमक का, इंटेंसिटी का, ठीक है, लुमेन का, चमक का, ठीक है। इसको भी चमक बोल सकते हैं, कितना चमकीला है, कितना है, इंटेंसिटी प्लस का होता है यूनिट, ठीक है। तो याद रखिए एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा प्रेशर को नापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर के लिए जिस यूनिट बोलते हैं, प्रेशर को नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। ये है बैरोमीटर, ठीक है, क्या है, बैरोमीटर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया से कि बैरोमीटर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 3 केस खुलता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक से नीचे गिर जाए यानी सडन फॉल हो जाए, अगर बैरोमीटर की रीडिंग स्लो फॉल हो जाए, धीरे धीरे नीचे गिर जाए, अगर बैरोमीटर की रीडिंग स्लो राइज हो जाए, धीरे धीरे ऊपर उड़ जाए, अगर बैरोमीटर का रीडिंग सडन फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, आंधी तूफान यानी स्टॉर्म आ जाएगा। अगर बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, रेन होगी, और बैरोमीटर का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठेगा, साफ मौसम होगा। ये क्लियर वेदर, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम डायमंड टू एयर इज अबाउट। कह रहा है जो डायमंड का अपवर्तनांक 2.42 है, डायमंड से वायु में प्रवेश करते प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। पहले क्रांतिक कोण समझ लें। जैसे यह है हमारा सरफेस, एक तरफ हम लोग ले लेते हैं किसको, विरल माध्यम, मतलब ऊपर ले लेंगे रेयर, जैसे हवा ले लेंगे, नीचे ले ले सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम ले लेंगे, बीच में हम ले रहे हैं अभिलंब। क्या ले रहे हैं, अभिलंब ले रहे हैं। जब भी कोई प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में, एक ऐसा कोण होता है जिस कोण पे प्रकाश गिरेगा ना तो प्रकाश ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगी, सतह पे चल जाएगी। क्लियर है। मतलब आपतन कोण का वह मान जिस पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, क्रिटिकल एंगल। अगर पूछ रहा है डायमंड का बच्चों, अगर कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो डायमंड का याद रखिए क्रिटिकल एंगल होता है कितना, 24.4। कितना होता है, 24.4 होता है। ये दिमाग रखिए, 24.4 डिग्री पे अगर ये जाएगा ना तो लाइट क्या हो जाएगा, लाइट सतह पे चल जाएगी। उसी तरह से क्या बोलते हैं, वाटर के लिए भी पूछ देता है आपसे, तो आपको कमेंट में बताना है वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। जो बताएगा उसको 8 आना का इनाम। क्रिटिकल एंगल कितना होता है, एक वाटर का बता दीजिएगा और एक गिलास का, कांच का बता दीजिए। क्या 48.8 होता है इनमें से किसी का, होमवर्क मतलब वाईटी के कमेंट में इसको आंसर देना है, होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो
इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, निम्नलिखित में से किस एक में ओम नियम वैध नहीं है। देखिए ओम्स का नियम क्या कहता है, ओम कहता है वोल्टेज जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यहीं से कांस्टेंट आता है आर, तो आ जाएगा आर आई, इसी आर को बाहर करेंगे तो V अपॉन आर, है ना बच्चों। और यही आर जो है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। क्या होता है, करंट को बहने में जो भी अवरोध उत्पन्न करेगा उसे प्रतिरोध कहते हैं ना, जो भी रुकावट उत्पन्न करेगा। एक चीज और क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, और एक चीज और यूनिट याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का ओम होता है, क्या होता है इसका यूनिट, ओम। सैंबल कैसा होता है, ऑक्टोपस की तरह, इस तरह का। अगर पूछेगा 1 ओम क्या होता है तो 1 वोल्ट अपॉन क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। क्लियर है। तो क्या नहीं होगा, वायर बाउंड रेसिस्टर तार अवध प्रतिरोध में, पोटेंशियोमीटर विभमापी में, जंक्शन डायोड संधि डायोड में, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में, किसमें नहीं होगा, जो जंक्शन डायोड में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं। दर समझते हैं क्या होता है, जैसे कि बच्चों कोई व्यक्ति एक काम को 1 घंटे में करता है, कोई व्यक्ति एक काम को 5 मिनट में करता है, तो किसका शक्ति ज्यादा है, जो 5 मिनट में कर लेता है। तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, काम को अगर समय से कंपेयर कर दे, और इसी का यूनिट होता है क्या बच्चों आपका इसी का यूनिट होता है वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति शून्य होंगे, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के, यह भी क्वेश्चन पूछता है। 1 HP बराबर कितना होता है, तो रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंगों में, स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंगों में क्या होता है, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊर्जा सामान्य रूप से वितरित होती है। एनर्जी मैक्सिमम एट नोड एंड मिनिमम एट एंटी नोड, ऊर्जा निष्पादन पर अधिकतम और प्रसंदन पर न्यूनतम होती है। एनर्जी मिनिमम एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड, ऊर्जा निष्पादन पर न्यूनतम और प्रसंदन पर अधिकतम होता है। देखिए जब भी कोई वेव चलेगा ना बच्चों, जब भी कोई वेव चलता है इस तरह से, तो वेव जो है ना प्रोपोगेट कर, साइन वेव देखे होंगे जैसे आप लोग है ना, इस तरह से वेव, तो यहाँ पे बच्चों एनर्जी सबसे कम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। एसी करंट ऐसे ही बहता है, कौन बच्चों, एसी करंट, है ना, तभी तो उसमें झटका मारता है, करंट मारता है। तो कभी पूछेगा स्टेशनरी वेव क्या होगा, एनर्जी इज मिनिमम एट द नोड्स एंड मैक्सिमम एट द एंटी नोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वैनिश रफली अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्रांतिक ताप के ऊपर निम्नलिखित में से लगभग किस ताप के ऊपर लुप्त हो जाता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी लिक्विड का सबसे कम जगह लेने के प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, किसी लिक्विड का सबसे कम मिनिमम एरिया लेना, क्या करना, मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करना, किसके द्वारा बच्चों, एक लिक्विड के द्वारा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। यस, पृष्ठ तनाव, जैसे कहीं पानी गिराइएगा ना तो उठा हुआ दिखेगा इस तरह से। रेन का बूंद जो है, रेन वाटर जो है ना, राउंड दिखाई देता है, देखिए बच्चों कभी। और जो इंसेक्ट है ना वाटर के ऊपर तैर लेता है, वो इंसेक्ट फ्लोट ऑन वाटर, है ना, या वॉक ऑन वाटर, चल लेता है, क्यों चल पाता है, इसीलिए, और वॉक ऑन वाटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वैनिश रफली अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर, किस द्रव का पृष्ठ तनाव, किस द्रव का क्रांतिक ताप के ऊपर निम्नलिखित में से लगभग किस ताप के ऊपर समाप्त हो जाता है, वो लगभग होगा 3 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस के पर, रफली 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला ये है, देखिए ना, कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, पिन जो है पानी के ऊपर रखा जाएगा, है ना, ये सब रेन की बूंदे, बारिश की बूंदे, सब इसी का होगा। ऑल रियल गैस ओबे द आइडल गैस लॉ एट, कह रहे बच्चों सभी रियल गैस जो है आइडल गैस की तरह बिहेव करेगा, सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा, आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा, आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बच्चों, आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगा। कैसे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से।
रियल गैस क्या होता है, रियल गैस जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो सारा बिहेवियर दिखाएगा जो नॉर्मल गैस दिखाता है। आइडल गैस में वो जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बाकी जितना बिहेवियर सबको नहीं करेगा। तो कह रहा है आइडल गैस कैसे बिहेव करेगा, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, पहला ही सही है। अगर रियल गैसेस को आइडल गैस की तरह बिहेव कराना है और रियल गैस आइडल गैस लो एट लो प्रेशर को, दाब को कम कर दीजिए, तापमान को बढ़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, Which one of the flowing is the most important characteristic of water to act as a good solvent? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विलायक बनने के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर टू एक्ट एज गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, चीनी को पानी में डालिए घुल जाएगा, नमक को पानी में डालिए घुल जाएगा। तो कौन सा एक अच्छा प्रॉपर्टी है, पोलर होता है बच्चों, ध्रुवीय प्रकृति होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है कहीं, प्योरिटी ऑफ वाटर जल की शुद्धता नहीं, आयनाइजेशन पावर ऑफ द वाटर जल की आयनीकरण शक्ति नहीं, क्या होगा पोलर नेचर ऑफ द वाटर जल की क्या होगी बच्चों, ध्रुवीय प्रकृति। ठीक, अगला विच ऑफ फ्लोइंग इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है? सुन लीजिएगा बच्चों, एक होता है संतृप्त, संतृप्त को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। और एक होता है बच्चों अनसैचुरेटेड, क्या होता है, अनसैचुरेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। दोनों में अंतर क्या है, सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, है ना। और जैसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, और इसमें होगा CnH2n माइनस 2, ये होता है डबल बॉन्ड, क्या होगा, डबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कौन सा यहाँ पर जो है वो कौन सा है, तो देखिए इसमें तो बच्चों क्या बनेगा, इसमें बनेगा दोबारा, इसमें बनेगा बच्चों क्या बनेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। चलिए देखते हैं बच्चों C4H8 का स्ट्रक्चर देखिए, C4H8 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। और इसको अगर 2 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड बना देंगे। कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड बनना जरूरी है। देखिए 1 2 3 4 हो गया, कहानी खत्म। इसका एक कमी है तो 1 हाइड्रोजन दे दिए, इसके पास 2 कमी है तो 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसके पास 3 कमी है तो 3 हाइड्रोजन दे देंगे। देख रहे हैं, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और डबल बॉन्ड, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी सही हो गया। इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किस में होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है? देखिए बच्चों परमाणु त्रिज्या की बात कीजिएगा रेडियस का, तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करती है और बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है घटती है। अब देखिए ना यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है, रुबिडियम सोडियम लिथियम सीजियम, है ना। तो आरबी कहाँ है बच्चों, आरबी सोडियम, देखिए रुबिडियम सोडियम लिथियम एंड पोटेशियम, यही ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो है ली ना के साथ रॉबरी केस फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम नीचे होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे नीचे कौन है, सीजियम है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर धनबाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सीजियम सीजियम सीजियम, अच्छा यहाँ पे सीडियम दिया हुआ था, पोटेशियम नहीं दिया हुआ था ना, सीजियम दिया हुआ था, तो यहाँ पे सीजियम टिक कर दिएगा, मतलब लिथियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, रुबिडियम दिया हुआ नीचे है, तो सीजियम सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, किस परिजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती? देखिए 5 क्वेश्चन बायो से अभी देखे थे हम लोग, फिर फिजिक्स से देखे हम लोग, नहीं केमिस्ट्री से देखे, अब नहीं पहले हम लोग देखे थे फिजिक्स के क्वेश्चन, फिर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, देखे थे अभी थोड़े पहले केमिस्ट्री क्वेश्चन, अब देखेंगे हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन। देखिए किस परिजीवी के लिए द्वितीय पोषक की आवश्यकता नहीं होती है, फास्कुलोटेनिया, एस्कारिस या प्लाज्मोडियम? देखिए ये है बच्चों फास्कोला, ये है टेनिया, ये है एस्केरिस और ये है प्लाज्मोडियम। एस्केरिस को किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, निम्नलिखित जंतु में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है? फास्क्यूला, आस्केरेसिस, एनकीलोस्टामा या फिर टेनिया? क्या वो जिसमें बच्चों एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा वो कौन होगा, टेनिया। क्या होगा बच्चों, टेनिया, है ना, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। जैसे ऑरल सक होता है बच्चों फास्कोला में, यह है बच्चों एनकीलोस्टामा इसमें होगा, इसमें क्या बच्चों टेनिया में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास डैश वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होती है। चलन कोशिकांग मतलब जिसको चलने के लिए कोशिकांग नहीं होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। किस में होता है बच्चों? स्पैरोजोआ में, है ना। स्पैरोजोआ पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। क्लियर है? चलिए 14 देख लीजिए अगला। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा बच्चों क्या सबसे छोटी कोशिका है? क्या है? सबसे छोटी कोशिका में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल है, क्या है? ये है आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेल। किस में आएगा बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या प्लांटेई, किस में आएगा? मोनेरा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्लास्मोडियम से बीमारी भी होता है, जैसे बच्चों फीवर हो गया, चील, गला, थ्रोट खट्टा हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, नाक बहेगा, फैटिक हो जाएगा, रैश हो जाएगा, ये सब होता है। फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट प्रिमेटिव एनिमल? जो बहुत आदम जमाने से चले आ रहा है बच्चों। विकासवादी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक आदिम जंतु है? डॉल्फिन, ओटस, टर्टल या वालरस? डॉल्फिन, उदबिलाव, कुर्म या वालरस? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? टर्टल। टर्टल को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? बहुत अदीम। ये बच्चों देखिए प्रिंस के साथ है, ये लगभग बच्चों 190 ईयर से भी ज्यादा है, उम्र हो चुका है इसका। 190 290 ऐसे कुछ हुआ है, सोचिए कितना पुराना है ना, कितना बड़ा लग रहा है, तो ये बहुत अदीम है। अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, हाउ डू स्टार गेट देयर एनर्जी? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री में दो तरह के प्रोसेस होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन और विखंडन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। और इस वाला को कहते हैं क्या? संलयन कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियर सब्सटेंस टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं विखंडन। और जब छोटे छोटे टुकड़ों रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है संलयन। जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है और इसमें जो है जुड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताएं तो एटम बॉम्ब जो है विखंडन पे काम करता है। कौन? एटम बॉम्ब। उसके बाद जो बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो भी इसी पे काम करता है। इधर आइएगा तो सूर्य जो अपना ऊर्जा निकालता है, यानी तारा जो अपना ऊर्जा निकालता है, ऐसे ही निकालता है। हाइड्रोजन बम जो है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है ऐसे कह रहा है स्टार गेट देयर एनर्जी, सूर्य कैसे ऊर्जा निकालता है? ऐसे रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की वजह से। ये पहला ही क्या है? सही हो गया। क्लियर है? चलिए अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द रिसेंटली डिस्कवर्ड हाई थर्मल सुपर कंडक्टर इज? हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक सुपर कंडक्टर क्या होता है? जिसका रेसिस्टेंस 0 होगा और जिसका बच्चों रेजिस्टेंस 0 होता है, और ख़ास करके जब इसकी जो है ना ये अपने से मेसर इफेक्ट शो करता है। मेसर इफेक्ट क्या होता है? जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना एक्सपेल होती है, मतलब बाहर निकलती है। तो क्वेश्चन कह रहा है द रिसेंटली डिस्कवर्ड कौन सा है? वो है प्योर रेयर जियोमेटल, शुद्ध विरल भूधातु, एलॉय, मिश्र धातु, सिरामिक ऑक्साइड। कौन होगा? सिरामिक ऑक्साइड जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, है ना, ये सिरामिक ऑक्साइड्स। सिरामिक सी ऑक्साइड नहीं है, ये सिरामिक है, ठीक है। सिरामिक जिससे हम लोग बेसिन वगैरह बनाते हैं, पोट्स बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 कह रहा है बच्चों क्या? 18 के ओटो हैंस डिस्कवर्ड द एटम बॉम्ब ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल? ओटो हन ने अणु बम की खोज निम्नलिखित सिद्धांत पे किया। अभी जस्ट बताए थे बम का खोज कैसे हुआ, बम का, एटम बम का न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। यूरेनियम फ्यूजन इसलिए नहीं कहें क्योंकि न्यूक्लियर जो है बच्चों दो तरह की चीज़ें थी उसमें। एक तो बच्चों जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे जब गिरा था एटम बॉम्ब, तो उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम, द फैट मैन लिटिल बॉय, दोनों में अलग अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लेजर इज ए डिवाइस बाय विच इट इज जनरेटेड? लेजर एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑटो लेमिनेट, स्वतः विकिरण, क्रोमेटिक रेडिएशन, वर्ण विक्षेपित विकिरण, स्कैटरिंग रेडिएशन, प्रकीर्णन विकिरण या स्टिमुलेटेड रेडिएशन। क्या होगा? क्रोमेटिक, एक जैसा लाइट निकलता है तो क्रोमेटिक विवरण हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों,
अच्छा 19 का क्या है क्वेश्चन में? क्रोमेटिक रेडिएशन नहीं होगा, वन विक्षेपित रेडिएशन नहीं, नहीं इसमें बच्चों आपको करना है, वन नहीं होगा, क्या कर दिए थे। इसमें बच्चों क्वेश्चन में होगा स्टिमुलेटेड रेडिएशन, उद्दीप्तीय विकिरण। क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटेड रेडिएशन, जिसको उद्दीप्तीय विकिरण कहते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता है 5 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5D देन द फोकल लेंथ। देखिए पावर बराबर होता है 1/f का, तो f बराबर क्या होगा 1/p हो जाएगा। पावर कितना है 1/5 है, तो पावर कितना है 5 डायप्टर है, 5 ले लिए। तो इसको अगर, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा क्या मीटर। जब भी पावर फोकल लेंथ निकलता है पावर में तो उसको हम लोग हमेशा मीटर में लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर इस मीटर, लेकिन आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, नीचे हो जाएगा 10, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर भांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द एनर्जी ऑफ ए सन इज जनरेटेड बाय, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अभी जस्ट बताए हैं आपको हम कि सूर्य अपना ऊर्जा क्यों निकालता है, सन अपना ऊर्जा क्यों निकालता है। हाउ डू स्टार गेट द एनर्जी, तारा बोलेगा तो भी यही होगा और सूर्य बोलेगा तो भी यही होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बाय द न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन। किससे होगा? फ्यूजन से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है। क्या? हाइड्रोजन जो है हीलियम में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कल्पक्कम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए फास्ट ब्रीडर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे भारत में है, जिसमें 7 है अभी करंट में, जिसमें से कल्पक्कम भी एक है, नारोरा हो गया, ककरापार हो गया, काइगा हो गया, तारापुर हो गया, ये सब है। ठीक है, तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं कूलेंट के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड का, हेवी वाटर का, सी वाटर का, लिक्विड सोडियम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड सोडियम का। किसका इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि एक समतल दर्पण को 6 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो परिवर्तनीय किरणों निम्नलिखित डिग्री में घूमेगा। इफ द प्लेन मिरर रोटेटेड एट एंगल ऑफ 6 डिग्री देन द रिफ्लेक्टिंग रे विल रोटेट इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिग्री। कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर कोई भी, मान लीजिए कोई मिरर है इस तरह से, मान लीजिए यह मिरर जो है ना जितना भी डिग्री से, मान लीजिए मेरा मिरर था बच्चों 0 डिग्री, मान लिया, इसको अगर घुमा देंगे हम लोग, इस पे ले आए है ना, तो मान लीजिए इसको 6 डिग्री पे घुमा दिए तो जितना घूमेगा उसको 2n कर देंगे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 12। हमेशा घूमेगा दुगुना से, इमेज कितने से घूमेगा? दुगुना। मिरर को घुमाएंगे अगर 10 से तो इमेज घूमेगा 20 से, मिरर को घुमाएगा 5 से तो इमेज घूमेगा 10 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ध्यान से सुनिए। पहला है बच्चों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ यूज करते हैं? आर्सेनिक 74, 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। इधर है आपके सामने एक्टिवेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ब्लड पर्सोनिफिकेशन, ट्यूमर या कैंसर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहला है बच्चों, हम लोग आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर में, कैंसर वाला ट्यूमर के लिए। फिर कह रहा है बच्चों आपके सामने सोडियम का इस्तेमाल करते हैं कैंसर में, है ना। फिर इसके बाद है आयोडीन 131, एक्टिवेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए गला में जो अपटू ग्रंथि होता है, सॉरी यहाँ पे कुछ मैच हो गया, रुकिए फिर से देखिए एक बार, है ना, फिर से देखिए एक बार। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ बच्चों? ट्यूमर में। ठीक है, ए का हो गया 3, ए का 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं किसमें? कैंसर में करते हैं। आयोडीन का थायराइड ग्लैंड में करते हैं और सोडियम का इस्तेमाल करते हैं ब्लड पर्सोनिफिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोलिज ट्यूब यूज टू प्रोड्यूस। कह रहा है बच्चों कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बहुत प्यारा है कॉलेज ट्यूब, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह का आपको दिखेगा।
क्या इस्तेमाल करने के लिए करते हैं? रेडियो वेव, रेडियो तरंग के लिए, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग के लिए, एक्सरे, एक्सरेनों के लिए, या गामा रे के लिए, किसके लिए करते हैं? ये एक्सरे को बनाने के लिए हम लोग इसको करते हैं। जैसे एक्सरे कभी करवाने जाते हैं तो उसके अंदर भी ये सब लगा रहता है, जिससे आपके ऊपर एक्सरे मार के आपके बोन्स का जो है एक्सरे किया जाता है। तो ये था टॉप 25 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बताएं। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए कैरियर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।